डाइट प्लानिंग के लिए देखो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो जो कल हमने डिस्कशन किया था कि कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट हमें चाहिए। ठीक है, कार्ब्स कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए एंड फैट कितना चाहिए, वो बात हमें जाननी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अभी हम ले लेते हैं यहाँ पे 200 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट हम मान लेते हैं 60 ग्राम के आसपास। अगर कोई फैट लॉस प्रोग्राम है अभी हम कंसिडर कर लेते हैं। अब इसको हमें कैसे अपने प्लान में एग्जीक्यूट करना है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, हमें अलग अलग यहाँ पे सेपरेट कॉलम्स बना लेने हैं ताकि हम इजीली इसको डिवाइड कर सकें। ओके, कुछ इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे अलग अलग। अब हमने क्या करना है, इसके बाद जैसे ही हम ये काम कर लेते हैं हमें अलग से इनको लिखना है, अलग अलग कैटेगरी में इसको हम डाल देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है, एक तो मील्स हम कितने लेने वाले हैं। ठीक है, दूसरा इंग्रेडिएंट्स, कौन सी चीज़ें हम वहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा सर्विंग। ठीक है, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, और अल्टीमेटली फिर हमारी यहाँ पे आ जाएंगी कैलोरीज। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अलग से कैलोरीज का पार्ट। ओके, सो अभी के लिए हम देखो सब मान के चलते हैं, हम कोई भी प्लान तैयार करें। अभी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स 200 लेना है, प्रोटीन 160, फैट 60 ग्राम्स है। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको इनकी मील लोड को बैलेंस करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इस हिसाब से जितना अमाउंट हमने कंज्यूम करना है उसके हिसाब से हम कितनी मील्स ले सकते हैं। तो अभी पहले मुझे ये बताओ कि हम कितने मील्स में ये अपनी डाइट प्लान को बना सकते हैं इजीली। क्या कोई हमें ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें कोई 7-8 मील लेने की इम्पोर्टेंस आपको लगती है? नहीं लगती है, तो आपने बोला 5 से 6 मील ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 मील लेते हैं। एक लेंगे ब्रेकफास्ट, ठीक है, एक हम लेंगे लंच, एक हम लेंगे शाम को प्री वर्कआउट मील, ठीक है, जो कि हमारी माइनर मील होगी, और एक लेंगे हम पोस्ट वर्कआउट मील जो कि अगेन माइनर मील होगी, और उसके बाद हम लेंगे रात को डिनर। ठीक है, तो ये हमारी टोटल मील्स हो गई कितनी, 5। इसमें से दो है हमारी माइनर मील्स। क्या है, दो हमारी माइनर मील्स है। उसके बाद हमने क्या करना है ना, इसको अलग से ले लेना है। प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट को पहले हम सेपरेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे प्री वर्क में क्या चाहिए हमें, मेनली कार्बोहाइड्रेट चाहिए, दूसरा प्रोटीन चाहिए। ये फैट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है वहाँ पे। तो मान के चलते हैं हमने कार्ब्स को यहाँ पे सेपरेट कर लिया। 30 ग्राम्स कार्ब हम वर्कआउट से पहले लेते हैं, प्रोटीन हम 10 ग्राम के आसपास लेते हैं वर्कआउट से पहले। ये हमने अलग कर लिया, प्री वर्क कर लिया। ठीक है, प्री वर्क। ऐसे ही अपने पोस्ट में किया कार्बोहाइड्रेट्स 30 के आसपास एंड प्रोटीन आपका 30 के आसपास। ठीक है, ये आपने पोस्ट में कर लिया। अब इतनी सी बात है, आपने इनको अलग सेपरेट इसलिए कर लिया ताकि जो आपका मील लोड है ना हर मील के अंदर वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, मतलब बराबर रहे आपका मील लोड, ऐसा ना हो कि एक के अंदर आपका बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया, एक में बहुत कम अमाउंट हो गया। इस चीज को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, इसको अलग से सेपरेट कर लिया। ओके,
अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब हम इन दोनों चीज़ों को प्लस करने वाले हैं, स्पेशली जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन हमारे प्री एंड पोस्ट के अंदर है, तो हमें कितना निकल के आता है टोटल, अगर हम देखें तो टोटल हो जाएगा ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड 60 ग्राम्स हो जाएगा, और प्रोटीन हमारा हो जाएगा टोटल 40 ग्राम्स के आसपास। ठीक है। अब ये हमें यहाँ से सेपरेट करना है, क्योंकि बाकी जो मील्स के अंदर होगा वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब 200 में से अगर 60 गए तो कितना हो गया अपने पास, 140 ग्राम्स हो गया ना। लेफ्ट कितना है, 160 ग्राम है, जो कि हमारी जो मेन मील्स है ना, मेजर मील्स है, उसके अंदर यूज हो जाएगा। प्रोटीन कितना लेफ्ट हो गया, 40 का निकाल गया तो 120 ग्राम्स हमारा रह गया है, वो बाकी मील्स के अंदर बैलेंस हो जाएगा। फैट हमारा 60 का 60 है, क्योंकि वो यूज नहीं हुआ प्री एंड पोस्ट के अंदर। क्लियर होगी ये बात। अब हमारे पास कितनी मील है, ये दो को तो हम ऑलरेडी हम अलग से सेपरेट कर चुके हैं ना। अपने पास 3 मील है, तो इनको आप 3 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, 160 को 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है, और 120 को 3 से डिवाइड कर लो, और ऐसे ही 60 को डिवाइड कर लो 3 से। तो टोटल अमाउंट ऑफ फैट कितना चाहिए अपने को, टोटल अमाउंट ऑफ फैट चाहिए 20 ग्राम्स पर मील। ठीक है। प्रोटीन कितना चाहिए, प्रोटीन आपको चाहिए 40 ग्राम्स पर मील। और ऐसे ही आपको जो आपका कितना हो जाएगा ये, अराउंड अराउंड 3 3 9 53 पॉइंट कुछ आपका जो है ना आपको चाहिए, अराउंड कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स हमें 60 के लगभग 53 के आसपास हमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट चाहिए पर मील। ठीक है ना। इतनी सी हमें बात याद रखनी है। अभी ये आप क्वेश्चन करोगे कि सर ये करने की जरूरत क्या थी, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा थी, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे ना हम, तो हमें बहुत ज्यादा फायदे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो मील लोड है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। मील लोड का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो आपका ऐसा होता है, एक मील बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, एक मील बहुत छोटी हो जाती है, एक मील में बहुत सारी आइटम्स आ जाती है, एक मील में बहुत ज्यादा नहीं आती। तो आपके पास वो कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं रहती, और आपका मील लोड भी बैलेंस नहीं रहता, और आपका ग्लाइसेमिक लोड भी बैलेंस नहीं रहता। इसलिए हमने इन तीनों चीजों को ना सेपरेटली डिवाइड कर लिया। और अब हमें क्या करना है, पर मील इतना एम लेके चलना है कि पर मील अपने को कितना चाहिए, पर पर मील अपने को चाहिए 20 ग्राम्स ऑफ फैट, प्रोटीन हमें चाहिए 40 ग्राम्स, और कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए 53 ग्राम के आसपास। ठीक है, इतनी सी हमें बात याद रखनी है। बाकी जो प्री एंड पोस्ट के अंदर तो उतना हम बता निकाल ही चुके हैं। प्री में हमने ये लेना है, पोस्ट में हमने ये वाला लेना है। टोटल इतना हो गया है, टोटल हमने बाकी लेफ्ट कर लिया, मतलब जो बाकी बच गया वो हमारे बाकी 3 मील्स के अंदर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर होगी बात। यहाँ तक क्लियर होगी, कौन सी कैलकुलेशन की बात कर रहे हो। बाकी लोगों को समझ आ गया, इसमें क्या समझ, इसमें तो बहुत ज्यादा है ही नहीं कैलकुलेशन। बस इतना सा है, जितनी भी मील्स हैं वो आपने रख लेनी है, जितनी अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपको लेनी है उसमें से। उसके बाद प्री एंड पोस्ट निकाल लेना है अलग से। प्री में आपने इतना निकाल लिया 30 ग्राम्स का और 20 ग्राम प्रोटीन। अब ये आपके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा भी हो सकता है प्री एंड पोस्ट के अंदर। अभी हमने बेसिक रखा हुआ है तो हमने इतना ही लिया है। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कैलोरी ज़्यादा होती तो आप ज़्यादा भी ले सकते थे। अब ऐसे ही प्री एंड पोस्ट आपने निकाली तो आपके पास टोटल कितना बच जाता है, 160 ग्राम्स, 120 ग्राम्स एंड 60 ग्राम रह जाता है बाकी तीनों का। वो इनको आप 3 मील्स में डिवाइड कर लेते हो, तो टोटल अमाउंट ऑफ जो कार्ब्स आपको चाहिए वो 53 के आसपास बच जाता है। प्रोटीन आपको 40 के आसपास, और आपका फैट 20 के आसपास रहता है। ठीक है, क्या डाउट आ रहा है बताओ। इसमें क्या डाउट है, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। जिसको डाउट है जल्दी बताओ।
फ्री पोस्ट में कोई कंपलसरी नहीं है ना 30 ग्राम्स, वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, आपकी जरूरत के हिसाब से होता है भैया। इसमें इतनी कैलोरीज हैं हमारे को, उस हिसाब से हमने मैनेज किया हुआ है। अगर ये 4000 कैलोरीज होती, अगर हमारे पास 400 ग्राम प्रोटीन होता, 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता, तो उसके हिसाब से हमें करना पड़ता ना। नहीं समझ रहे क्या अभी भी? ऐसा नहीं कि 30 ग्राम ही रखना है आपको, अभी ऐसा थोड़ी होगा कि हर टाइम ही 200 ग्राम्स ही आएगा। यहाँ तो हम एक एवरेज वैल्यू लेके चल रहे हैं, एक एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा ना। एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, उसके थ्रू ही आप समझोगे। वो एक एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने, 200 ग्राम, 160 ग्राम एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये थोड़ी हर केस में होगा, किसी में आपका कार्बोहाइड्रेट्स 400 ग्राम होगा, फिर उसके हिसाब से आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। किसी में प्रोटीन आपका 200 ग्राम होगा, किसी में फैट आपका 100 होगा, उसके हिसाब से डिवीजन करनी पड़ेगी। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इतनी कैलकुलेशन होगी, अभी आपको पता है कि आपका मील लोड कैसे बैलेंस हो गया है। मील लोड कैसे बैलेंस हो गया है का मतलब कि आपको कितना कितना अमाउंट लेना है हर मील में। तो ये आपको पता लग गया, एक अंदाजा, एक आइडिया आपको आ गया है। इससे क्या होगा कि आपकी मील बैलेंस रहेगी, है ना। कई बार क्या होता है, जब हम बनाते हैं डाइट प्लान, तो एक मील में बहुत ज्यादा मोटा प्रोटीन हो जाता है, एक मील में बहुत कम हो जाता है, एक में कार्ब्स बहुत हाई चले जाते हैं, एक में कार्ब्स बहुत कम चले जाते हैं। ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे ना तो हमारा ग्लाइसेमिक लोड बैलेंस होता, ना तो मील लोड बैलेंस होता, और फिर हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं कई बारी। उतना एनर्जी लेवल हमारे मेंटेन नहीं रहते। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी, हमारा इंसुलिन भी एकदम से हाई एकदम से लो जाता है, क्योंकि मील लोड बैलेंस नहीं है। तो इसलिए हमने ये बेसिक कैलकुलेशन की हुई है, ताकि हम इसको सेपरेट कर ले अलग अलग सर्विंग्स के अंदर। अब हमें क्या करना है ना, बहुत बेसिक आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अभी हमें जो सिलेक्शन करनी है, वो तीन मैं आपको अलग से लिस्ट बना के दे रहा हूँ, आपने खुद भी बताना। अब मेरे को बताओ, हाई प्रोटीन फूड मतलब प्राइमरी प्रोटीन सोर्सेस कौन से हैं? प्राइमरी प्रोटीन सोर्सेस। एग्स हो गए, मैं साथ में लिखते जा रहा हूँ, आप भी बताते रहो। चिकन हो गया, फिश हो गई, एनिमल हो गई, चलो एनिमल प्रोडक्ट्स सारे हो गए, इसके अलावा बताओ। वे हो गया, ठीक है, सप्लीमेंट। हाँ, बीन्स हो गई या लेंटल्स हो गए ना, कंसिडर करेंगे हम इनको भी। और बताओ। पनीर हो गया। डेयरी ही लिख देता हूँ पूरा, है ना। हाँ चलो, सोए भी कंसिडर कर लेते हैं, टेम्पे कंसिडर कर लेते हैं, सोए का फर्मेंटेड वर्जन। ठीक है, ये आपके मेन सोर्स हो गए प्रोटीन के। आप अमरनाथ या किनुआ वगैरह भी अगर ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, वो तो मेन क्लास में नहीं आते। पर फिर भी हम उसको मान लेते हैं, क्योंकि अगर किसी की कोई वेजिटेरियन है या कोई ऐसी चीजें नहीं खा सकता, तो उसके पास थोड़े कम सोर्सेज होते हैं प्रोटीन कंप्लीट करने के। एंड फैट का बताओ। अब जो नट्स हैं, सीड्स हैं, ठीक है, ऑयल है, घी है, पीनट बटर है, ठीक है, एवोकाडो है। ऐसे ही काफी सारे सोर्स ये हो गए, है ना। कार्ब्स के सोर्स तो चलो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। ठीक है ना। आपका चपाती, व्हीट हो गया, होल ग्रेन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आपका बाजरा है, राइस है, ओट्स है, दलिया है, जो दालें हैं वो हो जाएगा, है ना, फ्रूट्स हो जाएंगे, वेजीज हो जाएंगे। ठीक है, अनएंडिंग, बहुत सारे हैं। अब आपको ये सारे फूड्स भी पता है जो प्राइमरी सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट के। ठीक है। अब ये जो आपके प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट्स के बेस्ट सोर्सेज हैं, आपके अकॉर्डिंग उन सोर्सेस को आपको सेटल डाउन करना है अपनी मील्स के अंदर। ठीक है ना।
एक बात याद रखना, ऐसा कोई बेस प्लान नहीं है जिसको आप बोल दो कि ये हमें अप्लाई हमारे लिए हो जाएगा, या हम सुबह हम मिल्क लेंगे, दिन को ऐसा लेंगे वैसा लेंगे, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, आपके जरूरत के अनुसार, आपके जरूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो ये मानती है, वो समझती है कि हमें भी वो बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ डाइट करने की जरूरत है। हर चीज हमें पहले मेजर करनी है, पहले मापना है उसको, और फिर क्वांटिटी वाइज उसको जो है ना कंज्यूम करना है हर चीज को। ये हम कंसिडर करके चल रहे हैं आजकल कि जो पॉपुलेशन, अब देखो प्रॉब्लम इसके अंदर सबसे बड़ी क्या है, ये एथलीट्स के लिए, बॉडी बिल्डर्स के लिए समझ में आता है, बट जो जनरल पॉपुलेशन है ना, जिनकी जो फैमिली के अंदर रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली के अंदर रह रहे हैं, वहां पे एक फैमिली में कम से कम 5 या 10 लोग हैं, 5 to 10, ठीक है, लोग हैं। अब इसके अंदर अगर आप मान लो हर किसी का स्पेसिफिक करके प्लानिंग करोगे, तो ये स्पेसिफिक प्लान एक तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा। दूसरा, जो हमारे घर में हमारे ही जो पेरेंट्स हैं, या वो जो भी घर में खाना बना रहा है, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आने वाले जो 10 लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिक प्लानिंग करके चले। ठीक है ना। और वो बोलेंगे कि चलो भाई घर से निकलो, इतना ओवर एक्टिंग नहीं करनी है इधर पे, आज तक तो किसी ने नहीं किया, पहले ही हमारी बनाने में हालत खराब हो रही है और आप इसमें भी ओवर एक्टिंग कर रहे हो, है ना। और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास इतने अवेलेबल सोर्सेज ही नहीं होंगे कि हमें दिन में तीनों टाइम चिकन खाना है, दिन में तीनों टाइम एग्स खाने हैं, दिन में तीनों टाइम ऐसी चीजें कंज्यूम करनी है, क्योंकि तभी वो बैलेंस हो सकती है मील। समझ आ रहे हो आप। ये बात क्लियर हुई आपको, जैसे आपको अगर 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने हैं और आपको 200 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कंज्यूम करना है, तो आइडियली आपको ऐसे ही सोर्सेज ज्यादा खाने पड़ेंगे जिसमें कार्ब्स कम मिले, प्रोटीन ज्यादा मिले। अब उसके लिए बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं जिसके अंदर लीन चीजें मिले। आपको हमारे घर के अंदर ऐसी चीजें नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। बात समझ में आ रही है। हमारे घर के अंदर जो चीजें मिलती हैं उसमें हमारे कार्ब्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। तो इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एग वाइट ज्यादा कंज्यूम करने पड़ेंगे, या लीन चिकन ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, या सप्लीमेंट ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। यही अपने पास ज्यादा ऑप्शन है, क्योंकि ये लीन सोर्सेस हैं। जैसे बॉडी बिल्डर्स करते हैं, वो दिन में ही कितनी बार तो चिकन खाते हैं, दिन में ही कितने एग्स कंज्यूम करते हैं एग वाइट से। अब मुझे ये बताओ, क्या ये जनरल पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल है? जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए क्या ये पॉसिबल है? क्या उसकी फैमिली, होल फैमिली के लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ये। तो मैं आपको जो रियलिटी बता रहा हूँ न्यूट्रिशन की, या फिर आप जिसको न्यूट्रिशन प्लान प्रोवाइड करने वाले हो, उसके साथ भी सेम ही प्रॉब्लम आएगी। हाँ, इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई बहुत सारे लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, है ना। जितनी उसकी सैलरी नहीं होगी उससे ज्यादा उसका खाने का लग जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। अब मान लो उस चीज को भी हम इग्नोर करते हैं कि हम बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को ही, हाई क्लास लोगों को ही न्यूट्रिशन प्लान देंगे, ऐसा चांसेस हैं। तो उस कंडीशन पे हो सकता है, बट जो मैक्सिमम पॉपुलेशन आएगी हमारे पास, वो पॉपुलेशन जो होगी वो जनरल के अंदर आएगी, जिनके पास ये प्रॉब्लम के चांस, ये सारे जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ ये होंगी। वो अपना स्पेसिफिक डाइट, देखो अगर उसको इतना ही चीजें होती, अगर वो इतना ही डेडिकेटेड होता, अगर उसको इतना ही पता होता न्यूट्रिशन के बारे में, इतनी ज्यादा चीजें वो मेजर करके खाता, उसके घर में इतने सारे कुक होते, तो शायद वो आपके पास कभी डाइट प्लान लेने नहीं आता। 120-130 किलो का जो वो हो चुका है, 120 केजीज का वो ऑलरेडी है, इट मीन्स उसको न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही वो करना चाहता है। राइट। अब अगर ये चीजें, वो ऑलरेडी इन सारी चीजों से सफर कर रहा है और ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स के अंदर है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस लेवल से आपको, आप उसे एक इस लेवल पे ले आओ जहां पे वो चीजों को नाप तोल के खाना शुरू कर दे और खुद बना के खाना शुरू कर दे, या सेपरेट एक कुक रख ले जो बनाए उसके सारी की सारी मील्स।
क्या ये लगता है आपको, वैसे पॉसिबल लगता है? अगर मैं आपको 100 लोग दूं, उसमें से आपको कितने ही लोग मिलेंगे ऐसे जो इस चीज को कर पाएंगे पॉसिबल? सिर्फ सिर्फ 2 से 5%। 95% पॉपुलेशन नहीं कर पाएगी इसको। और इसी की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट के पास कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि वहां पे जो डाइट प्लान बनता है वो बहुत स्ट्रिक्ट बनता है, जो ना तो क्लाइंट फॉलो कर सकता है, ना तो वो उसके लिए अफोर्डेबल है, ना ही वो उसको बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि वो उसको कंटिन्यू ही नहीं कर पाएगा। मतलब ये वाली बात ऐसी हो गई कि हमें एक तो वैरायटी ऑफ फूड कंज्यूम करने लेके आने हैं, दूसरा हमारे पास एक कुक होना चाहिए, अगर हमें नहीं पता तो एक कुक होना लाजमी सा बात है, और तीसरी हमें हर चीज को नाप तोल के खाना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों को हिट कर सकती है, और इससे हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं मैक्सिमम एथलीट्स वगैरह को। तो समझ में आता है क्योंकि उनका गोल ही वही है, उनका काम ही वही है, उनका प्रोफेशन ही वही है। बट नॉर्मल इंसान जो 8 से 9 घंटा जो एक जॉब में जा रहा है, सुबह 9 AM वो गया जॉब, और शाम को 5 PM वो जॉब से लौट के आ रहा है, वो इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करेगा? और अगर मान लो उसने मैनेज कर भी लिया, वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो मैनेज कर पाता है तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई इशू नहीं। बट अगर वो मैनेज कर नहीं पाता तो आपके पास ऐसे ट्रिक्स होने चाहिए, ऐसे आइडियाज होने चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, है ना? और दूसरी बात, आप ऐसा प्लान दे सको ताकि जिससे ज्यादातर ज्यादा लोग कर पाए पॉसिबल, कंटिन्यू कर पाए, वो सस्टेनेबिलिटी रहे। ऐसे डाइट प्लान का क्या ही फायदा अगर आपने 1 महीना ही करवा पाया उसको। उसने कर भी लिया, अगर मान लो 1 महीना डाइट प्लान मेहनत करके, कुक बुला करके या खुद बना करके, तो उस चीज का क्या फायदा जब वो कंटिन्यूटी के साथ नहीं हो पाएगा, सस्टेनेबिलिटी ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो वापस से रीगेन कर लेगा, वापस से उसी फेज में चले जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ये चीज करनी है याद, कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उसका हमने मैक्स टू मैक्स यूज करना है। जो अवेलेबल सोर्सेज होंगे ना, उसका हम मैक्स टू मैक्स यूज करेंगे। अवेलेबल सोर्सेज का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे पास फूड हमारे घर में होंगे, जो हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से आते हैं, मतलब हमारे कल्चर से या पहले से हम चीजों को कंज्यूम करते हैं, उनको आप अवॉइड नहीं करोगे, उनको आप मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे। जैसे कि चपातीज हैं, आप उनको भी इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, आप राइस है उसको भी आप इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। आप घर में जो जो चीजें उनके अंदर है, वो उसके अंदर ही सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ क्वांटिफिकेशन करनी है, मतलब आपको क्वांटिटी को थोड़ा बहुत बदलना है, और उसी चीजों को ऐड करके आप ऊपर नीचे करके उनकी डाइट को बनाने वाले हो। फ्रूट को कार्ब्स में काउंट होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। तो आपने क्या बोला, चलो घर में सिर्फ राइस और दाल नहीं होता, घर में बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम यूज कर सकते हैं, और राइस और दाल अगर है तो इनको भी तो यूज करना है ना। मैं अगर बोल दूं कि मुझे राइस दाल मेरे को नहीं खाना, मैं राइस दाल एज अ न्यूट्रिशनिस्ट में अगर कह दूं कि नहीं ये नहीं खाना मुझे, तो मतलब शुगर भी बंद कर दो, राइस भी बंद कर दो, दाल भी बंद कर दो, घर में सब्जियां भी बंद कर दो, फिर बचा क्या है अपने पास? मतलब फिर हम वो बॉडी बिल्डर बन जाएं क्या, कि सिर्फ चिकन खाएं और चिकन के साथ सिर्फ बॉयल करके सब्जियां खाएं? यही ऑप्शन है फिर तो, और क्या है ऑप्शन? क्योंकि हम जिस एरिया से आते हैं, हम जिस कंट्री से आते हैं, वहां पे जो क्रॉप्स हैं, वहां पे जो दालें हैं, वहां पे जो सब्जियां हैं, वहां पे जो फ्रूट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन काफी है। हमारे पास ऐसी एग्रीकल्चर लैंड्स हैं जहाँ पे ऐसा क्लाइमेट है, ऐसा आप कह सकते हो जो सॉइल है, जहाँ पे इन सारी चीजों को प्रोड्यूस किया जा सकता है अच्छे अमाउंट में। तो हम क्यों नहीं इस चीज को यूज करें, क्यों नहीं हम इसको इस्तेमाल करें? ठीक है। मोस्टली क्लाइंट कहते हैं हमें स्टोन प्रॉब्लम है तो राइस नहीं खा सकते। मोस्टली कौन कहता है मुझे बताओ, सबके सबको क्या ऐसा ही होता है क्या?
सबके सबको थोड़ी ऐसा होता है, कौन बोला ऐसा? कुछ केसेस में हो सकता है ना, कुछ केसेस की बात क्यों कर रहे हो आप? सबसे पहले मेजॉरिटी की बात करते हो या माइनॉरिटी की बात करते हो अगर हम डाइट प्लान बना रहे हैं? सबसे पहले जो ज्यादातर पॉपुलेशन आपके पास आने वाली है ना, आप उसके हिसाब से डील करते हो। उसके बाद जो एथलीट्स आने वाले हैं उसके हिसाब से डील करते हो। उसके बाद जो आपके पास स्पेशल केसेस आने वाले हैं उसके हिसाब से डील करते हो। तो पहले इस चीज को समझ लो। मैंने क्या बताया, अगर कोई एथलीट है तो फिर आप उसके हिसाब से चलोगे। समझ गए आप? जो एथलीट है उसके हिसाब से चलो, उसके हिसाब से आप, वो पूरी प्रॉपर उसकी डाइट प्लान चलेगी, जो हर चीज को मुहैया करके खाएगा। जो जनरल पॉपुलेशन है उसको उसके तरफ से डील करो। ठीक है ना? तो उस हिसाब से आपको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स। जितने क्लाइंट्स आएंगे, जितने बेटर उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, उतना ज्यादा आपको भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा। ठीक है? तो इसलिए जो डाइट प्लान होगा वो टोटली इंडिविजुअलाइज्ड होगा, बॉडी के अकॉर्डिंग होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, फाइनेंशियल सेटअप के अकॉर्डिंग होगा, कल्चरल फूड के हिसाब से होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो जब आप इस तरीके से काम करते हो जो मैंने अभी बताया है, वहां पे आप हर चीज को क्वांटिफाई नहीं करते हो कि भाई हाँ इतना इतना हमें कंज्यूम करना है। उसमें सिर्फ आप एक बेस लाइन पे काम करते हो। बेस लाइन समझते हो क्या होता है? बेस लाइन का मतलब ये होता है कि आपने एक क्वांटिटी सेट कर दी। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने, जैसे उनके घर में मान लो एक सब्जी बन रही है। ठीक है? एक सब्जी उनकी बन रही है घर के अंदर, क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को डाइट देंगे ना तो पॉसिबल, जॉइंट फैमिली में या ऐसी फैमिली से बड़ा मुश्किल आता है कि उस चीज को अकेला करना। तो अगर मान लो वो अपने घर में एक कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं, तो वो दाल का कितना पोर्शन आपको लेना है, तो वो क्या होगा, वो इंडिविजुअलाइज्ड होगा ना, वो जनरल करके आपको लेना पड़ेगा कि आपको इतना पोर्शन साइज कंज्यूम करना है उसका, दाल का। अब ये भी बात आपको बिल्कुल जेन्युइनली जाननी पड़ेगी कि ये भी एक तरह का बेस लाइन सेटअप है। बेस लाइन सेटअप क्यों है? क्योंकि आपको हर दाल का, हर जो सब्जी का नहीं पता है, मैक्रो बैलेंस नहीं पता है, कैलोरीज नहीं पता है, क्योंकि हर सब्जी अलग तरीके से बन रही है। कोई उसमें कितना अमाउंट वो सब्जी का खाया जा रहा है, कितना किस तरीके से उसको बनाया गया है, वो सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो सारी बातें वहां पे एडजस्ट हो जाएंगी कि हमें एक बेस लाइन लेना है। कि जैसे मान लो कि हमने ये दाल ली, तो दाल का कितना बाउल, कितने बाउल में या कितने परसेंटेज हमने कंज्यूम किया, उसके हिसाब से फिर कैलोरी का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है? उसके हिसाब से कैलोरी का डिवीजन हो जाएगा। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं अकेले ही सारी चीजें बनाने की, तब तो बात समझ में आती है कि हम उतना ही अमाउंट लेंगे जितना जरूरी है। बट जब बात आती है जब सबने खाना है वही चीज, तो उसमें से आपको सेपरेटली कितना निकालना है वो अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है। बात समझ आ रही है? क्योंकि इसमें, इस यूटेंसिल में बहुत सारा आइटम पड़ा हुआ है, बहुत सारी दाल है। जब आप अपने अकेले के लिए बना रहे थे तो आइडियली आप उतना ही अमाउंट ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने चने लेने थे तो आपने 50 ग्राम्स चने लिए और उसकी दाल बना करके खा ली, क्योंकि आप अपने लिए सिर्फ और सिर्फ प्लान रेडी कर रहे थे, और कोई नहीं था उधर पे। तो बात समझ में आती है? बट जब ये पूरे फैमिली के लिए बनी हुई है दाल, तो फिर मैंने क्या कहा आपको, फिर आपको इसमें से अपना पोर्शन डिसाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और जो इसमें से आप पोर्शन डिसाइड करोगे ये भी एक बेस के अकॉर्डिंग होगा, ये भी 100% एक्यूरेसी नहीं होगी, इसमें भी आपको एक आइडिया लेके चलना पड़ेगा कि भाई 50 ग्राम, मतलब ये वाली जो बाउल है मेरी, इसमें इतना ग्राम्स आ जाता है, तो उस बाउल को आप भर लो और फिर उस हिसाब से आप यूज करो।
ओके, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादातर पॉपुलेशन को आती है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है। चलो अब आगे बात करते हैं कि मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई कि सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है डाइट में, और वो कहाँ तक आपको हेल्प करने वाली है, कहाँ पे वो काम में आने वाली है, वो बातें भी बता दी। और मैंने ये कहा कि हमें इंडिविजुअलाइज डाइट बनानी है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, और कोई जबरदस्ती नहीं कि हर बार हमें क्वांटिफिकेशन हमेशा लेके ही चलनी है। अगर किसी केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें एक बेस लाइन पे काम करना है। बेस लाइन पे काम करने का मतलब क्या है, जो उसके घर में अवेलेबल चीजें हैं उनको ही मैक्सिमम यूज करना है। आप उनकी क्वांटिटी को कम कर सकते हो, अगर वो 4 रोटियां खा रहा था तो आप 4 की 2 कर सकते हो, 4 की 1 कर सकते हो। राइस अगर वो 200 ग्राम खा रहा था, 200 का आप 50 ग्राम कर सकते हो। बस ऐसा मत करो कि उन सारी चीजों को छोड़ करके, उन सारी चीजों को अवॉइड करके सुबह शाम सुबह तीनों टाइम चिकन कर दो, तीनों टाइम एग्स कर दो। भाई उस इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होगा ये चीज करना। एक तो अडेप्टेबिलिटी, दूसरा इंडाइजेशन, तीसरा अवेलेबल सोर्सेस, ये तीनों चीजें नहीं होने वाली है। तो अगर ऐसी पॉपुलेशन है तो आप उस हिसाब से वहां पर डील करोगे, उसके पास अवेलेबल जो सोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल मैक्सिमम करने की कोशिश करोगे, ताकि वो डाइट प्लान तो कंटिन्यू कर सके और उसको रिजल्ट्स भी अच्छे मिल सके। ठीक है, ये बात अभी तक हमने यहाँ पे करी है। अब हमने यहाँ तक देखो ये जो चीजें डिस्कस करी है, लेफ्ट या कितनी हमारी बच गई है उसके हिसाब से हमें देखना है ना। तो ब्रेकफास्ट मान लो हम ले रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स करीबन 53 के आसपास चाहिए था ना। तो हम यहाँ पे कौन सी चीज यूज करें बताओ कार्ब्स के लिए। एक एक प्राइमरी सोर्स बता दो, उसके हिसाब से सेटल करते हैं इसको। चलो ओट्स आपने कहा, ओट्स हमने रख दिया, और बताओ एक प्रोटीन का प्राइमरी सोर्स बताओ। अच्छा, एग्स किसी ने बताया, किसी ने मिल्क बताया, किसी ने वे बता दिया। ठीक है चलो, और बताओ, एक एग्स ले लिया, और तीसरा सोर्स कोई फैट का सोर्स भी बताओ, क्योंकि 20 ग्राम्स ऑफ फैट भी बैलेंस हमें करना है। क्या यूज कर रहे हो फैट के लिए बताओ। नट्स एंड सीड्स, चलो पीनट रख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। पीनट्स रख लेते हैं, या पीनट बटर रख लेते हैं, बात खत्म करो, चीजें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी। अब ओट्स की क्वांटिटी, सर्विंग जो है वो हमारे इसके हिसाब से होनी चाहिए जितना हमें क्वांटिटी बैलेंस करना है। ठीक है, तो आइडियली हमें कितना ओट्स चाहिए, सॉरी 53 ग्राम्स के आसपास अपने को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, है ना। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन की अगर हम बात करें, मान लो एग अपने को प्रोटीन कितना चाहिए, 40 ग्राम के आसपास चाहिए था। तो हमने 40 ग्राम्स के आसपास, मान लो अगर हम मैं 50 के आसपास ओट्स लेता हूँ, 50 ग्राम्स के आसपास ओट्स लेता हूँ, तो मेरे को अराउंड अराउंड कितना प्रोटीन मिल जाएगा ओट्स से। पहले प्रोटीन को सेटल कर लेते हैं क्योंकि कम क्वांटिटी उसकी है। तो हमें अराउंड मिल जाएगा, मतलब 9 ग्राम के से 8 to 9 ग्राम के आसपास हमें मिल ही जाएगा 50 ग्राम के अंदर, ठीक है, ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो कितना मिल गया अपने को, 9 ग्राम के आसपास ओट्स से मिल गया प्रोटीन। एग्स मैंने मान के चलते हैं 4 यूज कर लिए, ठीक है। तो कितना हो गया अपना, अगर हम होल एग यूज कर रहे हैं तो 24 ग्राम के आसपास यहाँ पे प्रोटीन हो गया। और उसके बाद हमने पीनट बटर भी यूज किया, पीनट बटर की सर्विंग्स अगर हम मान के चलते हैं, हमने 1 टेबल स्पून कर दी। 1 टेबल स्पून, तो हमें कितना प्रोटीन मिल जाएगा उसमें से। अब वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा पीनट बटर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अराउंड आपको 10 to 12 ग्राम मिल जाएगा। वो आप देखना पड़ेगा कि कौन सा आपका पीनट बटर यूज कर रहे हो, और आपका जो रोल्ड पीनट बटर आते हैं, कुछ ऐसे पीनट बटर भी आते हैं जिसमें आपका क्रंची पीनट बटर हो गया या फिर कुछ, तो वो मैटर करता है। वैसे 10 से 12 हम ऑन एन एवरेज अभी पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो कितना अमाउंट हो गया हमारे पास प्रोटीन का, देखो अपने को चाहिए कितना था ये 24, इसको प्लस कर लेना, ठीक है। अराउंड 43 हो गया, ठीक है, अराउंड 43 ग्राम्स हो गया। और 40 के आसपास अपने को प्रोटीन चाहिए था, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 43,
ग्राम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 ग्राम ऊपर नीचे चलता है, वो नीचे बैलेंस हो जाएगा कहीं। ठीक है, 43 के आसपास हम इन तीन चीजों को ऐड करके कर चुके हैं। अब मैंने 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स लिया था, तो 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स के अंदर कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ये बताओ आप। पहले इसको भी बैलेंस कर लेते हैं हम। 60 ग्राम्स है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। देख के बताओ कहीं। 30 ग्राम प्लस होगा ना, 33 32 के आसपास अपना निकल जाएगा। ठीक है, 60 नहीं होगा। तो 33 के आसपास ये हो गया। पीनट बटर 1 टेबल स्पून में कितना मिलेगा अपने को? 1 टेबल स्पून के अंदर हमें मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड 6 ग्राम्स के आसपास। 6 ग्राम के आसपास अपने को यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद हमने क्या ऐड किया था? एग्स ऐड किया था। एग्स हमने कितने ऐड किए थे? 6 है ना, 4 ऐड किए थे। तो एग्स का भी बता दो कितना मिल रहा है। कंपेरेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स काफी कम है। और अगर हम 4 एग की बात करते हैं तो अराउंड अराउंड हमें वहां से 2 to 3 ग्राम्स हमें कार्ब्स मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, प्रोटीन हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, फैट भी हमारा बैलेंस हो जाएगा बड़े आराम से। अगर आप फैट की क्वांटिटी देखें, एग के अंदर जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, 1 ग्राम के आसपास हमें एग मिल रहा है होल। अगर हम 1 टेबल स्पून की बात कर रहे हैं, 8.5 ग्राम की बात कर रहे हैं, अगर एक लार्ज एग की बात करते हैं, तो उसमें टोटल अमाउंट ऑफ फैट हमें मिल रहा है जो कि है 4 से 5 ग्राम के आसपास। ठीक है, तो हम एवरेज फैट को अगर हम मान के चलें, तो हमारा जो फैट का अमाउंट है वो कहीं ना कहीं यहीं से आपका पूरा हो सकता है, पूरा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे फैट की क्वांटिटी देखें एग से, तो हमें कितना हो गया ये? अराउंड 15 ग्राम्स के आसपास तो हमें एग से ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम एक मीडियम साइज एग की भी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और अपना कार्बोहाइड्रेट्स कितना हो गया टोटल? कार्बोहाइड्रेट्स हमारा कंपेरेटिवली थोड़ा कम आ रहा है, तो हमें बताओ कोई ऐसी चीज ऐड कर सकते हो? कोई कोई ऐसी चीज आप ऐड कर सकते हो कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट थोड़ा ऐड हो जाए? राइट, चलो आपने बनाना ऐड कर दिया। ठीक है, यानी इस टाइम पे आप राइस का, आपकी मील लोड देखो, राइस का यूज हो सकता है, या किसी फ्रूट को आप खा लोगे वो ज्यादा बेटर ऑप्शन अपने पास रहेगा। ठीक है, तो बनाना आपने ऐड कर दिया एक। ठीक है, तो एक बनाना आपने ऐड कर दिया ताकि आप इसका पोर्शन बढ़ा सको, आप कार्ब्स का क्वांटिटी बढ़ा सको। ठीक है, तो आपने एक ऐसे बनाना ऐड कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि आपका मील लोड तो टोटल बैलेंस हो गया, बट इसके अंदर ना अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आपको लास्ट में, अगर आप इस तरीके से चलते हो तो आपको ना सारी चीजें आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर लोगे। अपना नेक्स्ट मील जैसे प्री वर्क मील है, इसके अंदर मान लो आपने ब्रेड लिया, प्लस आपने ईडब्ल्यूज ले लिया। ठीक है, ब्रेड आपका एक स्लाइस लिया और एसेंशियल अमीनो एसिड्स ले लिए, सप्लीमेंट ले लिया। पोस्ट वर्कआउट में मान लो आपने क्या करा, आपने डेट्स बैलेंस कर ली, डेट्स कंज्यूम कर लिए, 30 ग्राम जितने में मिलेगा उतने डेट्स खा लिए, प्लस हमने वे प्रोटीन ले लिया। चलो भैया, ये भी बैलेंस हो गया बड़े इजीली। ये तो बड़ा इजी निकल गया। अब उसके बाद हमने डिनर भी ऐसे ही बैलेंस कर लिया, जो भी हम वहाँ पे मील लेने वाले हैं अपना फूड, वो भी हमने इसी तरीके से बैलेंस कर लेंगे, जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से। और उसके बाद एट द एंड हम आके ना, हम जब प्लस करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारी मील्स में चलेगा।
एट द एंड हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें 200 ग्राम चाहिए था और कार्बोहाइड्रेट्स हमारा निकल के आ रहा है 220 ग्राम्स के आसपास। प्रोटीन हमारा बैलेंस हो चुका है, जितना चाहिए था उतना हो गया है, और फैट भी बैलेंस हो चुका है, उतना मिल गया है हमें। अब हमें क्या करना है देखो, अब हमें इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, बताओ। हमें ऐसे सोर्सेस को कम करना होगा जिसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, ऐसे सोर्स को हमें कम करना पड़ेगा। अब मान लो, ये मैंने पूरा भी करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे हनी ऐड किया था, या आपने पोटैटोज ऐड किए थे, या आपने कोई ऐसा सोर्स ऐड किया था, डेट्स वगैरह, या सिंपली कोई फ्रूट्स ऐड किए थे, तो आप उसको कम कर सकते हो उसकी क्वांटिटी को, क्योंकि उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, प्रोटीन एंड फैट की अमाउंट बहुत कम है वहाँ पे। तो आप अगर उसको कम कर दोगे तो इसको 200 ग्राम्स तक बैलेंस कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो अब आपको ऐसे सोर्स देखने हैं। अब मान लो अगर आपका प्रोटीन कंटेंट कम आता, आपको चाहिए था 160 के आसपास, और आपका निकल गया आता 130 के आसपास, अभी आपको 30 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन चाहिए। अब बताओ ऐसे सोर्स कौन से ऐड करोगे जिससे प्रोटीन का कंटेंट ऐड हो जाए, बाकी चीजों पे ज्यादा फर्क ना पड़े, बताओ। चलो एक ऑप्शन हो गया वे प्रोटीन का। हाँ, एक ऑप्शन वे प्रोटीन का हो गया, दूसरा ऑप्शन, अगर चिकन वगैरह की अवेलेबिलिटी है तो वो ऐड कर सकते हो, आपका लीन सोर्स चिकन ब्रेस्ट वगैरह, एग वाइट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपके पास जो हो जाएंगे वो बेस्ट हो जाएंगे, ताकि बाकी चीजों में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए और ये आपका बैलेंस हो जाए। ऐसे ही फैट का होगा, अगर कम या ज्यादा हो गया तो आपके पास ऐसे अवेलेबल सोर्सेज होने चाहिए, जैसे कि आपने यूज कर लिया कुछ अमाउंट ऑफ ऑयल फूड के अंदर। अब ऑयल के अंदर टोटली, अब टोटल अमाउंट ऑफ फैट ही है, बाकी कुछ चीजें ऑलरेडी आपको मिल नहीं रही है उसके अंदर। तो फैट आपने ऑयल ऐड कर लिया, या ऑयल को आपने कम कर लिया। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हो गया है फैट और आपको फैट को कम करना है तो ऑयल को कम कर लो, या अगर नहीं हो रहा है तो आप ऑयल को बढ़ा सकते हो। ठीक है, जिससे कि बाकी चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फैट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सोर्सेज आपको करने हैं। अल्टीमेटली ये जो आपका पूरा का पूरा जो बनेगा प्लान, ये अपने अकॉर्डिंगली बनने वाला है, हमारे मील पोर्शन और मील साइज के अकॉर्डिंग। अब लास्ट में बात ये आती है कि सर ये जितनी भी चीजें हमने ली है, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें बैलेंस कर लेंगे, हमारे पास जो अवेलेबल सोर्सेज है उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे, बट लास्ट में जो हम न्यूट्रिशनल वैल्यू ले रहे हैं, ये वैल्यू कहाँ से लेनी है हमें, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें किसी रेफरेंस पे जाना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है कि हर किसी को भी सारे सारे जो फूड है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू याद रह सके। ऐसा तो कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है ना तो ऐसा कोई डाइटिशियन है जिसको ये सारी चीजें याद हो सकती हैं, हर फूड के बारे में उसको याद हो कि इसमें इतना कार्ब्स है, इतना प्रोटीन है। ये तो किसी रेफरेंस से ही आएगी ना। अब वो रेफरेंस जो है हमें कहाँ से लेना है, देखो हम ज्यादातर जो है बिलीव करते हैं यूएसडीए के ऊपर, जो कि आपका क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हो ये रेफरेंस को यूएसडीए से। ठीक है, अब ये यूएसडीए में आप कहाँ से लोगे, या तो आप वेबसाइट से देख सकते हो इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू, या तो आप यहाँ से ना बुक्स भी आती हैं, एक बुक आती है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स, या तो आप इस बुक का सहारा ले लो। ठीक है, ये आपके पास दूसरा ऑप्शन हो गया। फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन होता है आईएफसीटी, इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल, ये भी आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा, यहाँ से भी देख सकते हो। या अगर ये भी विजिबल नहीं है, ये भी मुश्किल है, तो इससे भी बेटर, इससे भी जो है इजी ऑप्शन अपने पास होते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, जो ट्रस्टेड एप्लीकेशंस है उनका यूज कर सकते हो। बताओ कौन कौन से एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं। गुड। हेल्दीफाई नहीं हो गया, और माई फिटनेस पल हो गया। इसके अलावा भी काफी सारे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी
काफी सारे हैं। आप कोई भी ट्रस्टेड एप्लीकेशन जो यूएसडी, हालांकि ये यूएसडी पे ही बेस्ड है, जो इसका डेटा है, जो इसके अंदर डेटा दिया जाता है, वो सारा का सारा यूएसडी से ही आता है, मतलब उसी को बेस सोर्स मान के हमने ये किया हुआ है। तो ये सारे आपके अवेलेबल जो एप्लीकेशन है, आप इनको भी यूज कर सकते हो। अब इन एप्लीकेशन में एक फायदा जरूर मिल जाता है, इसमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि यहाँ पे हमें, हमारे पास जो एप्लीकेशंस है उसमें ऐसे फूड का भी न्यूट्रिटिव वैल्यू दिया होगा जो कि जो हम घर के अंदर बनाते हैं। जैसे कि मान लो आपने दाल बनाई ना, राजमा की दाल, तो आपको वो दाल का न्यूट्रिटिव वैल्यू भी वहां पे पता चल जाएगा, जितना भी आप क्वांटिटी सेट करोगे उस हिसाब से। ठीक है ना। नॉर्मल केसेस में क्या होता, अगर हम यूएसडीए से रेफरेंस लेते तो यूएसडी में आज जो रेफरेंस दिया होता ज्यादातर, वो आपका 100 ग्राम के हिसाब से दिया होता। ठीक है ना। अब इस 100 ग्राम के हिसाब से मान लो आपको 30 ग्राम चाहिए था, उस फूड का आपको 30 ग्राम चाहिए था, और आपने लिया 100 ग्राम के हिसाब से, आपको मिल रहा है वेबसाइट के अंदर वैल्यूज, तो आपको उस 100 ग्राम्स को, क्योंकि आपको 30 ग्राम चाहिए, तो 30% के हिसाब से वहां पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी सारी चीजें। मान लो 100 ग्राम में 10 ग्राम मिलता है अगर प्रोटीन, तो आपका 30 ग्राम में कितना मिलेगा, वो आपको वहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर 30% के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आती है हमारे, जब हम किसी वेबसाइट से या किसी एक ऐसे किसी ऐसे रिजिड एरिया से, जैसे कि बुक्स वगैरह है, वहां से आप करते हो, तो वहां पे क्योंकि आपको दिया होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट, जिसके अंदर से आपको जो है ना अपना अपने अपने परसेंटेज के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप 100 ग्राम थोड़ी लेने वाले हो, बुक के अंदर आपको 100 ग्राम की न्यूट्रिटिव वैल्यू दी हुई है, आप लेना चाहते हो 50 ग्राम ना, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली वहां पे डिसाइड करना होगा। ठीक है, अगर आप इसका यूज करते हो, बट अगर आप एप्लीकेशन वगैरह का यूज करते हो, तो आप जितना अमाउंट वहां पे लिखने वाले हो, वो उसके हिसाब से अपने आप परसेंटेज उसकी जो डिवाइड करके आपको एप्लीकेशन में बता देता है कि अगर आप 30 ग्राम ये लेने वाले हो, तो आपको इतना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा, इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, इतना अमाउंट ऑफ फैट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपकी थर्ड चीज हो गई जो कि आपको वहां से लेने वाली है, अपने मतलब जो न्यूट्रिशन वैल्यू से को बैलेंस करना है, वो आपको इस रेफरेंस से लेना है। तो तीन बेसिक चीज मैंने बता दी है। एक तो आपका यूएसडीए, आईआरसीटी, उसके बाद आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स जो बुक है, उससे आप ले सकते हो। चौथा बात आपका एप्लीकेशन। यूएसडीए सर, उनका फूड का क्वालिटी अलग होता है, इंडिया फूड अकॉर्डिंग बीएफसी ये कैसे बताएगा इंडियन फूड के बारे में, क्या कहना चाहते हो आप? आप ये कहना चाहते हो कि हर किसी का फूड अलग है? भाई अगर ऐसे देखोगे तो फिर हर चीज अलग है। समझ गए आप? देखो, अगर आप ऐसे देखना शुरू कर दोगे ना, तो आपके लिए क्या होगा कि आप बनाना देख रहे हो, जैसे मान लो बनाना, अब बनाना अगर आपका पका हुआ है तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर वो बिल्कुल उसमें डार्क डार्क स्पॉट्स आने लगे हैं, शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा, एडेड जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनके अंदर इंक्रीज हो जाने वाले हैं। ऐसे ही अगर आप मान लो जो कच्चा केला है या अभी उतना ज्यादा पका नहीं है, उस केले का देखोगे, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग है, उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अलग है, उसके अंदर शुगर कंटेंट अलग है। तो अगर इस हिसाब से देखने लग गए तो फिर कभी डाइट प्लान नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? और अगर इस हिसाब से देखने लग गए हम सारी चीजों को, तो फिर ये भी मैटर करता है कि आप जो चीजें खा रहे हो वो किस एरिया से आ रही हैं, कहाँ पे बनी हुई हैं वो चीजें। वो बनाना कहाँ पे लगा हुआ है, गुजरात में लगा था या फिर वो राजस्थान में लगा था, वो वहां कहाँ से आ रहा है, फिर ये भी मैटर करता है कि सॉयल से वो हुआ है, कौन से ब्रीड का है, ये भी मैटर करता है। बात समझ रहे हो? तो फिर अगर ऐसे जाओगे तो कभी प्लानिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आपको एक बेस लाइन सेटअप करना है, उस बेस लाइन के अकॉर्डिंगली काम करना है। ठीक है, तो बेस लाइन पे काम करना है अपने को। हाँ, तो आप अपने एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो। हर एक मील बैलेंस होना जरूरी है या ऑफ द डे बैलेंस है तो ठीक है? विवेक देखो, वैसे तो आपको ट्राई करना है कि आपकी जो मील रहे ना वो बैलेंस रहे। ठीक है ना।
बट ऐसा नहीं कि वो 100% ही हो, कि आपको 20 ग्राम्स दिया है कार्बोहाइड्रेट तो 20 ग्राम्स ही हो, उससे ऊपर ज्यादा होंगे तो, ऊपर या कम होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 20 है तो 18 हो गया, एक में 17 हो गया, एक में आपका 15 चला गया, एक में आपका 25 हो गया, ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट अगर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है ऐसा, वो पोस्ट वर्कआउट मील इतना ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर देते हैं, जिसकी वजह से उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता। एक तो क्या होता है, मील फ्रीक्वेंसी खराब हो जाती है। मील फ्रीक्वेंसी मतलब अगर मान लो अभी की मील मैंने बहुत ज्यादा हैवी ले ली, बहुत ही ज्यादा हैवी, है ना, तो फिर क्या होगा, मेरे जो मील 4 घंटे बाद आने वाली है उसको मैं उतना अच्छे तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फूड अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में मैंने कंज्यूम कर लिया था। ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दोगे ना, कि कार्बोहाइड्रेट्स वहां पे जीरो हो गए थे, यहाँ पे प्रोटीन ही प्रोटीन है, अगले मील में आपका फैट ही फैट ज्यादा हो रहा है, तो ये मील लोड को बैलेंस नहीं करता। मैंने ग्लाइसेमिक लोड के अंदर बताया था आपको, क्योंकि आपका ग्लाइसेमिक लोड ग्रोथ फेज में आपकी ऐसी मील चाहिए जो आपके, जिसमें प्रोटीन कंटेंट भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फाइबर भी हो, ताकि मील बैलेंस रहे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बैलेंस रहे। ठीक है। तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत ही ज्यादा फर्क डाल रहे हो तो वो फर्क कर सकता है, वो प्रॉब्लम कर सकता है। हाँ नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर वो एक्सेप्टेबल है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो होगा ही होगा इवन। थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, हर किसी की जो मील, अगर आपको कोई मील बैलेंस करनी है तो वो आपके अकॉर्डिंग होगा ना। जैसे कि मान लो आप प्रेफर करते हो कि आप दलिया ऐड करो, हर कोई प्रेफर नहीं करता, तो आप दलिये के हिसाब से जो कॉम्पोजिशन होगा फूड का वो आपको चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? तो हर किसी का थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा, वो एक्सेप्टेबल है। सर इसमें जीआई कैसे देखेंगे, इसमें जीआई भी देखना होगा ना। नहीं, आपको पर्टिकुलर फूड का जीआई नहीं देखने की जरूरत। अनकुक्ड देखो, अनकुक्ड। ठीक है, अनकुक्ड देखो। क्योंकि कुक्ड में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है। उसमें वाटर कंटेंट ऐड हो गया, उसमें थोड़ा बहुत मसाले ऐड हो गए, ठीक, तो वो थोड़ा बहुत उसका कॉम्पोजिशन डिफर करेगा, तो इसलिए आप अनकुक्ड लोगे तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। बट जस्ट इन केस अगर आप, वही मैंने बताया था ना, फैमिली वाला सीन है, कि अगर बहुत बड़ी फैमिली है, फिर उस कंडीशन में आप कुक्ड को सेपरेट कर लेते हो। फिर आप एक बेस लाइन के अकॉर्डिंग चलते हो। जैसे मान लो अपने घर में आपके राजमा का दाल बना हुआ है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं था कि आपने राजमा अलग से सिलेक्ट किए, अगर आप नॉर्मल सिंगल केस में होते, खुद बना रहे होते अपनी मील्स, तो समझ में आता, आप राजमा ही उतने अमाउंट में लेते जितना अपने को चाहिए था, 50 ग्राम चाहिए था तो 50 ग्राम ही लेते। बट जब हमारी फैमिली के साथ हम रह रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना है, जितना अमाउंट में बना है पूरा राजमा का दाल, अब उसमें से पोर्शन साइज अपना निकाल लेना है। समझ रहे हो? इस केस में अपने को कुक्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम फैमिली के अंदर रहते हैं, वहां पे अनकुक्ड वाला सिनेरियो खत्म हो जाता है, वहां पे कुक्ड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही वही है अपने पास। बात समझ में आ रही है? फिर अपने को क्वांटिटी, जितना अमाउंट में दाल बना है उसमें से 50 ग्राम सेपरेट कर लो, अपने लिए निकाल लो, भाई इतना ही खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना। बट अगर आप खुद ही कर रहे हो तो फिर आप अनकुक्ड ही लोगे। 1200 कैलोरीज का प्लान करेंगे तो एक दिन का कार्ब प्रोटीन कार्ड 1200 का डिवाइड करना होगा। हाँ बिल्कुल। 1200 का लेना क्यों है पर?
नेक्स्ट टॉपिक है एनटीएस, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट टाइमिंग सिस्टम। ठीक है। अब एनटीएस के हिसाब से ये कहता है कि हमें ना अपने तीन फेजेस हमें देखने हैं। अगर हमें अपने न्यूट्रिशन को सही तरीके से यूज करना है अपने ट्रेनिंग के लिए या पूरे दिन के अंदर, तो हमें एनटीएस के अंदर तीन फेजेस बताए जाते हैं। न्यूट्रिएंट टाइमिंग सिस्टम कहते हैं इसको हम। और इसमें हमारे तीन फेजेस आते हैं, एनर्जी फेज, एनाबॉलिक फेज एंड ग्रोथ फेज। ठीक है। अब जैसे मान लो आपका जो वर्कआउट है ना, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका वर्कआउट है 4 PM टू 5 PM। ठीक है। 4 PM टू 5 PM, इसके हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जो एनर्जी फेस होगा वो इससे पहले वाला फेस हो जाएगा, यानी कि अराउंड 2 to 4 PM जो होगा वो आपका एनर्जी फेस हो गया। एनाबॉलिक फेस हो गया जो वर्कआउट के बाद होगा, उसको वर्कआउट टाइम मान लेते हैं। जो एनाबॉलिक फेस होगा वो वर्कआउट के बाद होगा, लाइक मान लो 5 to 6 PM हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद आपका ग्रोथ फेस होगा 6 PM के बाद से लेके नेक्स्ट डे के 2 PM तक। ठीक है। नेक्स्ट डे 2 PM, ये हो जाएगा इसका ग्रोथ फेज। ठीक है। विवेक का क्वेश्चन है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, फैट लॉस में कार्ब बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल होती है वो तो। कैसे करोगे इसको? कैसे इसको ओवरकम करोगे? आपको इसमें समय पे सप्लीमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। आपको सप्लीमेंट का यूज करना पड़ेगा, स्पेशली वे प्रोटीन का। सेकेंड चीज, आपको लीन सोर्सेज का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि टेम्पे, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेड सोया है ना, टेम्पे, इसका भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद पनीर का यूज करना पड़ सकता है आपको प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए। हालांकि पनीर एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर कार्ब्स एंड फैट भी अच्छे अमाउंट में मिलने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आप कौन कौन से सोर्सेज का यूज कर सकते हो? दाल का यूज कर सकते हो, जैसे मूंग दाल है, चने की दाल है, इसके अंदर भी कंटेंट ऑफ प्रोटीन अच्छा है, स्टिल इसमें कार्ब्स मिलेगा। तो ये तीन चार चीजें जो है आप यूज करो, ताकि आपका प्रोटीन कंटेंट बढ़े और कार्ब्स कंटेंट को आप कम कर सको। अब कार्ब्स कंटेंट क्योंकि आपका ऑलरेडी फूड सोर्सेज में है, क्योंकि आपका कार्ब्स आपको इजीली मिल जाएगा फूड सोर्सेज के अंदर, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ऐसे सोर्सेज को बिल्कुल कम कर दो जिसके अंदर आपको कार्ब्स ज्यादा मिलते हैं और बाकी चीजें नहीं मिलती है। लाइक आपको शुगर बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास ऑप्शन नहीं है ना शुगर लेने का। शुगर बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अल्टीमेटली कैलोरीज उससे काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और आपको बाकी चीजें नहीं दे रहा है वो। तो आपको ये चीजें कम करनी ही पड़ेंगी। शुगर हो गया, इवन बहुत ज्यादा फ्रूट्स भी नहीं खाने, अवॉइड करना पड़ेगा बहुत ज्यादा फ्रूट्स को भी। बात समझ में आ गई? फेसेस वन मोर टाइम देख लो क्या है। फेसेस आपके तीन फेज यहाँ पे बताए हैं, एनर्जी फेज, एनाबॉलिक फेज एंड ग्रोथ फेज। एनर्जी फेज आपके वर्कआउट से पहले वाला फेज होता है। एनाबॉलिक फेज वर्कआउट के बाद वाला फेज होता है। और ग्रोथ फेज जो होता है वो एनाबॉलिक फेज के बाद स्टार्ट होता है और अगले दिन के एनर्जी फेज तक चलता है। सबसे बड़ा फेज जो है वो ग्रोथ फेज ही है ना। सबसे लार्जर जो है, लार्ज जो है वो आपका ग्रोथ फेज ही बनता है। और जो आपका एनर्जी एंड एनाबॉलिक फेज है वो कम है। वे प्रोटीन आपका सेफ है, ले सकते हो आप उसको, क्या प्रॉब्लम है? कितने सर्विंग सेफ है? आप 2 सर्विंग भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है। तो 2 3 से ज्यादा ना ही लो तो बेटर है। 2 आप मैक्सिमम लेके चलो, 2 आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपके गोल नॉर्मल है तो 2 आपका इनफ हो जाता है। उससे ज्यादा लेने का मतलब उतना बनता नहीं है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हमें आगे जाके हो सकती है। क्यों? क्योंकि फिर हम प्रोसेस्ड फॉर्म ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी बॉडी किस लिए बनी हुई है? हमारी बॉडी रॉ फॉर्म को यूटिलाइज करने के लिए बनी हुई है। तो हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर लॉन्ग रन में आ सकते हैं अगर हम बहुत ज्यादा ये सिर्फ यही चीजें यूज करते हैं अपने सप्लीमेंटेशन वगैरह। तो अपना 1 से 2 स्कूप अपने लिए एनफ है। अभी एनर्जी फेस और एनाबॉलिक फेस का मतलब समझ लो। एनर्जी फेस आपके वर्कआउट से पहले होता है। इसको क्यों क्यों ये एनर्जी फेस की हम बात करते हैं?
एनर्जी फेस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो दो रीजन है, और मैं यहाँ पे दो कैटेगरी में समझाऊंगा। एक एथलेटिक्स, कि अगर कोई एथलीट है तब हम समझेंगे, और एक जनरल पॉपुलेशन है तब हम समझेंगे। ठीक है। एथलीट के केस में ये क्यों जरूरी है और जनरल पॉपुलेशन में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्यों नहीं है, उसको जान लो। देखो, जब हम जनरल पॉपुलेशन के साथ डील कर रहे हैं, मान लो किसी एक नॉर्मल बंदे का वर्कआउट है, 4 से 5 बजे वाला टाइमिंग ही रख देते हैं उसका वर्कआउट टाइम है। इसने जो मील ली, इसने ब्रेक लंच जो किया, लंच के अंदर इसने लिया राइस, प्लस इसने ली दाल। ठीक है, राजमा की दाल और राइस लिया इसने, या मूंग की दाल, कुछ भी लिया, दाल अब इसने कोई भी कंज्यूम करी, और राइस लिया। राइस में अबेंडेंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दाल में कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन कंटेंट भी है। तो ये दोनों चीजें इसको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, और ये मील इसने ली थी करीबन 1 बजे के, 1 से लेकर 2 बजे के बीच में, 1-2 बजे के आसपास। अब मुझे ये बताओ कि अगर इसने ये मील ले ली है, और दूसरा, ये जनरल पॉपुलेशन के अंदर कंसिडर होता है, मतलब इसका वर्कआउट कैसा, वैसा नहीं है जो बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ वर्कआउट है, हाई वॉल्यूम वर्कआउट, या मैराथन रनिंग करनी है इसको, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर भागना है, ऐसा तो नहीं है। इससे एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल सा है, 30 to 45 मिनट्स, 1 आवर का एक्टिविटी मान लो बेशक, ऐसा एक्टिविटी है। मील इसने 1 से 2 बजे ली हुई है। अब मुझे यह बताओ कि इसके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इसके ट्रेनिंग के हिसाब से क्या हमें कोई एनर्जी फेस रखना जरूरी है, कि वर्कआउट से पहले हम कोई मील रखें, कि हमें ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, कोई मतलब बनता है यहाँ पे? पहली बात तो हमारी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि 1:30-2 बजे तो हमने खाया ही हुआ है। 1:30-2 बजे जो हमने खाया है वो अभी प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, और हम सोच रहे हैं कि एक और मील बीच में ऐड कर लें। तो पॉसिबल है ये चीज, और करना चाहिए अपने को जरूरत भी नहीं है। दूसरे केस में अगर बात करें, एथलेटिक या स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिटिव गोल अगर हमारा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वो तो कार्बोहाइड्रेट्स, एक प्रोटीन। ठीक है, और वो दोनों चीजों के लिए आप क्या लेते हो, ये ज्यादातर लोग सप्लीमेंटेशन का यूज करते हैं, और क्यों करते हैं उसका भी रीजन है। ये फूड को क्यों नहीं बैलेंस करते एथलीट्स, ये क्यों नहीं राइस और दाल खा खा के चले जाते हैं? क्योंकि ये अपनी वर्कआउट परफॉर्मेंस या जो इनकी एक्टिविटी है उसको सस्टेन करना चाहते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक, और ये नहीं चाहते कि बॉडी में जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव हो ड्यूरिंग वर्कआउट। अगर वो एक्टिव हो जाएगा ड्यूरिंग वर्कआउट, तो इनकी परफॉर्मेंस को वो रिड्यूस कर सकता है। तो ये तो अपनी मील्स जो है इनकी, या तो बहुत माइनर मील होगी अगर लेना भी चाहते हैं ये, ठीक है, बहुत माइनर मील होगी, और अगर वैसे देखा जाए तो ये लोग सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, कार्ब सप्लीमेंट ले लेंगे प्लस ईडब्ल्यू ले लेंगे, ये दो सप्लीमेंट का यूज कर लेते हैं वर्कआउट से आधा 1 घंटा पहले। इनका हो गया बैलेंस, ये तो मैंने बताया एक्टिविटीज में जो है, जो स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स में एथलीट्स हैं, वो लोग क्या यूज करते हैं और क्यों करते हैं। क्योंकि वो इमीडिएट, एक तो देखो ऐसा है कि जो आपके जो एथलीट्स हैं इनकी मील्स पूरी बैलेंस है पूरे दिन की, पूरे दिन में इनको पता है कि इन्होंने कौन कौन से पोर्शन में कौन कौन सी मील्स लेनी है। ठीक है, तो ये अलग से बैलेंस नहीं करते कि थर्ड मील हमारा राइस एंड दाल हो जाएगा फिर हम वर्कआउट करने जाएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि इनके पूरे दिन की मैनेज है मील, बैलेंस से बनी हुई, डाइट प्लान पूरा बना हुआ है इनका। जनरल पॉपुलेशन की अगर बात करें, तो एक तो उसका गोल ऐसा नहीं है कि भैया उसको बहुत ज्यादा एक्टिविटी करनी है ना, मतलब बिल्कुल एग्जॉशन फेस में चले जाना है, ऐसा भी नहीं है। और दूसरा, वो एक नॉर्मल मील अपनी लेके आ चुका है अपने लंच वाले टाइम पे, जो कि उसके वर्कआउट के लिए इनफ है, इतनी एनर्जी और इतना अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन। तो उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं कि वह एनर्जी फेज को सेटल करे, अगर इस ऐसे सिनेरियो में है। अगर 1 बजे के आसपास उसने कोई मील ली हुई है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि उसको शाम को 4-5 बजे के जो टाइम वो वर्कआउट करने आने वाला है, उससे पहले उसको कोई मील बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्यों जरूरी है एनर्जी फेज, अगर हम एथलीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्यों जरूरी हो जाता है वो जान लेते हैं। क्योंकि
यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के पास एनफ अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन्स हो। ग्लाइकोजन्स का मतलब स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, जब हमारी बॉडी एक्टिविटीज करती है और जब हम स्पेसिफिकली एनारोबिक फेस में ग्लाइकोलिटिक सिस्टम में एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन्स को तोड़ती है एनर्जी के लिए, ब्रेक डाउन करती है एनर्जी के लिए, क्योंकि भैया बहुत लंबे समय तक एक्टिविटी करनी है अपने को, 2 घंटा भागना है, 2 से ज्यादा घंटे भागना है। तो ऐसी एक्टिविटीज में आपके जो स्टोरेजेस हैं आप उनको फुलफिल करना चाहते हो कि अगर आप मान लो आप ऐसे जाओ कि आपके ग्लाइकोजन डिप्लीटेड हो, ग्लाइकोजन डिप्लीटेड हो, आप सुबह से कार्ब्स नहीं ले रहे, 2 दिन से आप कार्ब्स नहीं ले रहे और फिर जाके आप भाग रहे हो, आपको लगता है ये एक तरीके से कि आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी, या जो आपका कंपटीशन है वो अच्छा चला जाएगा? आपको लगता है ये चीज कि आपके ग्लाइकोजन डिप्लीटेड है? तो इसलिए कार्ब्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी कंडीशन में, ताकि आपके जो ग्लाइकोजन्स है ना वो भरे हुए हों। और अगर आपके ग्लाइकोजन्स भरे होंगे, फुलफिल होंगे, तो आपकी जो एनर्जी कन्वर्जन है, एटीपी सिंथेसिस है, वो बहुत सही तरीके से होगी और लॉन्गर टाइम तक हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए कार्ब्स तो चाहिए अपने को। और कार्ब्स आपका इमीडिएट सोर्स है। कार्ब्स इसलिए भी चाहिए क्योंकि कार्ब्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे फास्ट होती है। तो अगर आप कार्ब्स को 1-2 घंटा पहले ले लोगे तो आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो चुका होगा, तो इसकी एब्जॉर्प्शन भी फास्ट है, इसलिए हम ले रहे हैं। इसलिए हम फैट को यहाँ पे ना अवॉइड करते हैं, फैट नहीं लेते हम अपने वर्कआउट से पहले, क्योंकि फैट का ब्रेकडाउन थोड़ा लेट होता है। और दूसरी बात यह है कि फैट खुद से अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो कंपेरेटिवली कम है। हालांकि कार्ब्स और फैट दोनों ही कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंपोज होते हैं, बट ऑक्सीजन कंटेंट जो है आपके फैट के अंदर बहुत कम होता है। इस वजह से क्या है कि वो आपकी बॉडी में ज्यादा डिमांड्स करता है उसके ऑक्सीडेशन के लिए, उसको तोड़ने के लिए बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो आप अगर फैट लेके जा रहे हो, एक तो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा, दूसरा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आपको होगी आपके फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। और आप वर्कआउट के अंदर जा रहे हो और आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा एक्टिव है, इट मीन्स आपकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि आपकी बॉडी का प्राइम गोल होगा कि आपके फूड को डाइजेस्ट करना, आपके फैट को डाइजेस्ट करना। तो अगर आपने कभी चीज नोटिस की होगी, अगर आप अभी थोड़ी देर पहले खाना खा के चले जाओ, मान लो वर्कआउट आपने करना है और वर्कआउट से पहले आप खाना खा के चले जाओ, या डेयरी कंज्यूम मतलब दूध पी के चले जाओ, या कोई ऐसी चीज खा के चले जाओ, पनीर खा के चले जाओ, तो आपको ये देखने में लगता होगा, आपको इवन फील होता होगा वर्कआउट करने का मन नहीं करता, उतनी एनर्जी लेवल्स हमारे रहते ही नहीं है। जबकि आप अगर नॉर्मली मतलब बिना कोई ऐसा हार्ड फॉर्म लेके जाओ, इवन आप चाहे चाहे भूखे पेट चले जाओ, पर आप ऐसे कोई हार्ड फॉर्म ना लेके जाओ तो आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आती है। क्योंकि अगर आप ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट या ऐसे कोई सोर्स का यूज करोगे, ये आपकी बॉडी में आपकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस करेगा। मैंने ये बताया क्यों। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं एक तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस दूसरा प्रोटीन। अब प्रोटीन का क्या रिक्वायरमेंट है वो भी देख लो। प्रोटीन का वैसे प्राइमरी कोई वो नहीं है, बट ये है कि हम अगर प्रोटीन को बैलेंस करते हैं तो हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स के लेवल होते हैं, अमीनो एसिड्स के जो लेवल हैं वो बरकरार रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। और अगर वो बैलेंस रहते हैं तो हमारी बॉडी में वो लेथार्जिक फीलिंग या वो थकावट वाली फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में अमीनो एसिड लेवल डाउन गए, मान लो आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको पता है कि आपने 2 घंटे वर्कआउट करना है, और जब ये वर्कआउट के दौरान मान लो आपके अमीनो एसिड लेवल डाउनफॉल में गए, क्योंकि आपका ब्लड लैक्टेट थ्रेशोल्ड बढ़ने वाला है और वो सारी चीजें बढ़ेंगी जिसकी वजह से आपका, और ऊपर से आप एक्टिविटी कर रहे हो बहुत लंबे समय से, तो आपके अमीनो अमीनो एसिड लेवल नीचे जाएंगे तो आपका ब्रेन में ट्रिप्टोफैन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और वो फिर क्या करेगा, आपको वो काम डाउन वाली फीलिंग देगा, मतलब आपको रेस्ट लेने के लिए आपको रेडी करेगा। फिर आप चाहोगे कि आपकी बॉडी रेस्ट कंज्यूम करे, थकावट वाली फीलिंग जो है वो ज्यादा जल्दी आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी सोर्स हमारा कार्ब होना चाहिए, प्रोटीन हमारा सेकेंडरी सोर्स होना चाहिए अपने एनर्जी फेस में। मेरे केस में उल्टा नहीं है, आपके केस में उल्टा नहीं है वो चीज। आप अगर वर्कआउट से पहले 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले खा के जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस उससे कम हो जाएगी। ठीक है, तो 5-10 मिनट पहले मील लेके ना जाया करो, वो आपका एक सूडो इफेक्ट है, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको लगता है
कि मेरी परफॉर्मेंस उससे बढ़ रही है, बट उससे आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस होती है। ठीक है, अगर आप 5-10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले कोई खाना खा के जा रहे हो, क्योंकि वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। और आपकी बॉडी का आप बेसिक देखो, सिंपल सी बात है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम को मल्टीपल काम करवा रहे हो, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चलो छोड़ो। आप फोन यूज करते हैं सब लोग। अब हमारे फोन में क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ना, रैम जिसे हम कह देते हैं। अब मान लो हमारा अगर 2 GB का रैम है एग्जाम्पल के तौर पे, और आप मल्टीपल एप्लीकेशंस चला रहे हो, समझ रहे हो। अब आपकी कैचे मेमोरी भी अफेक्ट करती है ना पूरे आपके, कितना तेजी से आपका फोन चलेगा उसको, है ना। तो अगर आप छोटे से फोन में जिसके अंदर 2 GB रैम है, उसमें आप मल्टीपल मल्टीपल एप्लीकेशन चला रहे हो, तो आपका जो फोन का फंक्शनिंग है, मोबाइल जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, या आपको लगता है कि वो हैंग मारेगा? क्या लगता है आपको? हैंग करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो मैंने बॉडी पे एक्सेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है, एक्सरसाइज भी तो एक तरह का स्ट्रेस है ना, कि नहीं है। एक्सरसाइज बहुत बड़ा स्ट्रेस है बॉडी के लिए। और अब मेरी बॉडी उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। मेरी ऑक्सीजन की डिमांड्स बढ़ी हुई है, मैं भाग रहा हूँ, मेरे मसल्स काम कर रहे हैं, मेरी बॉडी एनर्जी यूज कर रही है, ये काम हो रहा है। मतलब मैं एक कैटाबॉलिक कंडीशन में हूँ। साथ के साथ मैंने क्या कर दिया, मैं तो खाना भी 5 मिनट पहले खा के आ रहा हूँ। अब फूड जो है रॉ फॉर्म है, इतना खाना मैंने खाया हुआ, राइस दाल पता नहीं क्या क्या मैंने खा लिया। अब इस खाने को खाने से डाइजेस्ट करने को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन कौन सा प्रोसेस है, डाइजेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है या एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये बताओ। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपके इस खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न कर रहा है, समझ रहे हो। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहाँ पे ओवर एक्टिवली काम कर रहा है, उसको भी तो बर्न करना है, उसको भी तो ये एनर्जी को यूज करवाना है बॉडी में। आपका एक तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरी तरफ मस्कुलर सिस्टम, एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपकी बॉडी की डिमांड्स बढ़ रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहा है भाई मुझे भी चाहिए एनर्जी, मेरे को भी ब्रेक डाउन करना है खाने को, मेरा भी तो काम है ना। तो जो कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ ब्लड है वो होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अपना काम करना है, मस्कुलर सिस्टम को भी अपना काम करना है, तो क्या आपका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, 100% दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसीलिए आपका वर्कआउट से पहले कोई बहुत बड़ी हैवी मील नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और याद रखो, 5-10-15-20 मिनट पहले तो लो ही मत, क्योंकि भैया जो आप खा रहे हो 5-10 मिनट में थोड़ी आना आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाएगी, और ब्रेक डाउन होकर एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकती है वो, तो क्यों ले रहे हो उस चीज को, है ना। समझ में आ रहा है कि वो डाइजेस्ट ही जब नहीं होने वाली है, तो वो तो हमारी परफॉर्मेंस को रिड्यूस ही कर रही है सिर्फ और सिर्फ। तो अगर आपको लेना ही है तो या तो आप पहले लो अपने वर्कआउट से, जैसे वर्कआउट मान लो 4 बजे है, तो आप करीबन करीबन 2-2:30 बजे 3 बजे के आसपास लो उस चीज को, ताकि वो आपकी बॉडी तक वो तब तक ब्रेक डाउन हो जाए और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिवली काम ना कर रहा हो, अगर आपको लेना ही है अपने वर्कआउट परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, आपको फिर भी चाहिए, तो आप सप्लीमेंट का यूज करो, क्योंकि सप्लीमेंट आपके प्रोसेस्ड फॉर्म है, वो आपकी बॉडी में जल्दी यूटिलाइज हो जाते हैं, क्योंकि उसको आपकी बॉडी को तोड़ना नहीं पड़ेगा, ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, ये चीज ध्यान रखना। या फिर अगर आपको कोई इमीडिएट एनर्जी चाहिए, तो आप बड़ी मील नहीं लेंगे। मान लो आपका वर्कआउट है 4 बजे, आपको चाहिए इमीडिएट एनर्जी, आप अभी आए थे ऑफिस से, 3 बजे आप ऑफिस से आए, और आपका 4 बजे वर्कआउट है। अब आपको चाहिए ना एनर्जी, क्योंकि भाई आप थके हुए भी फील कर रहे हो, फटीग भी फील कर रहे हो, तो आप उस कंडीशन में कौन से वाले कार्ब्स लोगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब लोगे या सिंपल लोगे, HGI कार्ब्स लोगे या फिर कॉम्प्लेक्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब? राइट, आप वहां पे सिंपल कार्ब्स यूज कर सकते हो। ठीक है ना, वहां पे आप यूज कर सकते हो, वहां पे आप ऐसे फ्रूट्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आप ये अपना जो ब्रेड वगैरह है, डेट्स वगैरह है, ये यूज कर सकते हो, ये वहां पे अच्छा है, और ये एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, क्योंकि फास्टेस्ट फॉर्म है ना, बहुत जल्दी आपकी बॉडी उसको एनर्जी के तौर पे यूज करेगी।
अब इसकी जगह मान लो कोई मील ले रहे होते, तो भाई चलो चपाती है, दाल है, सब्जी है, इसको खा लेता हूँ, वो खराब नहीं है अपने एंड से। बट ऐसे फूड जो होंगे वो ग्रोथ फेज में सबसे बेस्ट होंगे। बात समझ में आ रही है? ये एनर्जी फेज है, वो ग्रोथ फेज में सबसे अच्छे होंगे। जैसे डिनर, जैसे लंच, ब्रेकफास्ट, ऐसे फेज में ऐसे फूड अच्छे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स है। जो लेट भी डाइजेस्ट होंगे अपने को मतलब नहीं है, अपने लिए वो अच्छी बात है, वो लेट डाइजेस्ट होंगे क्योंकि वो हमारे ग्लाइसेमिक लोड को मेंटेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसलिए ये फूड हो गए। तो सप्लीमेंटेशन, अगर स्पोर्ट्स है, एथलीट है, तो भी आप सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकते हो उसको। ऑप्शन में मैंने बता ही दिया, एक कार्ब सप्लीमेंट दे दो प्लस एक ईडब्ल्यू दे दो। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल बंदा है, जनरल पॉपुलेशन है, तो उसके केस में आप अगर दिन के समय पे आप 1-2 बजे मील लेते हो तो आपको कोई एनर्जी के लिए वर्कआउट, मतलब अपने वर्क प्री वर्कआउट मील नहीं लेने की जरूरत है। अगर मान लो ऐसा नहीं है, मान लो वो 11 या 12 बजे खा लेता है, शाम को 4:30-5 बजे वर्कआउट है और बीच में उसको लग रहा है एनर्जी की डिमांड्स है, उसको लगता है उसको भूख लग रही है, फिर यहाँ पे कौन सी चीजें सेटअप करोगे बताओ? अभी मैंने बताया था, वर्कआउट से पहले कौन सी चीजें सेटअप कर सकते हो? एक 1 घंटा पहले, 45 मिनट पहले बनाना ले लो, डेट्स ले लो। राइट, बनाना ले सकते हो, डेट्स ले सकते हो, वाइट ब्रेड अगर ऑप्शन में है तो वाइट ब्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एप्पल ले लो, है ना, फ्रूट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपके आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? मैंने 3-4 कंडीशंस बता दिया क्योंकि हर किसी के लाइफ में अलग अलग चीजें एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग तरीके से वहां पे काम करना पड़ सकता है। हर किसी का ऑफिस टाइमिंग अलग है, हर किसी का वर्कआउट टाइमिंग अलग है, हर किसी का कंडीशन अलग है, तो इसलिए मैंने 3-4 तरीके से आपको समझा दिया। ओके। बाकी प्रोटीन क्यों चाहिए वो भी मैंने बता दिया। प्रोटीन क्यों चाहिए? क्योंकि वो आप नहीं चाहते कि ड्यूरिंग वर्कआउट आपके अमीनो एसिड्स के लेवल डाउन जाएं, और अगर वो डाउन जाते हैं तो आपके ट्रिप्टोफैन लेवल बढ़ेंगे ब्रेन में, और जिसकी वजह से क्या होगा, आप थकावट फील करोगे, आपकी बॉडी आपको एक फीडबैक देगी कि भैया रेस्ट कर लो, हमारी बॉडी में लेवल इसके डाउन में चले गए हैं, तो फिर आपको रेस्ट करना पड़ेगा, आपको थकावट फील होगी, तो इसलिए हम उसको भी बैलेंस करके चल रहे हैं 5-10 ग्राम। हाँ, जो अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे हैं और उनका एथलेटिक गोल है, तो कार्ब प्लस ईडब्ल्यू ले सकते हो। कार्ब प्लस ईडब्ल्यू, जो अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग वर्कआउट करता है। अब देखो, अगर ईडब्ल्यू का ऑप्शन नहीं है ना अपने पास, तो ईडब्ल्यू की जगह आप वे भी यूज कर सकते हो। 1/3 पार्ट ऑफ वे यूज कर लो। 30 ग्राम का स्टैंडर्ड स्कूप है, 10 ग्राम का आप यूज कर लो। 10 ग्राम वे यूज कर लिया वाटर में, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बट आपको अगर रिक्वायरमेंट, इफ रिक्वायर्ड है, याद रखना कंडीशन ये है, इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, परफॉर्मेंस उतना नहीं है, उतनी एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ जनरल हेल्थ को ठीक करने के लिए काम करा जा रहा है, तो इस चीज को भी आप नहीं भी बैलेंस करोगे और नॉर्मली भी एम्प्टी स्टमक भी वर्कआउट करोगे तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर परफॉर्मेंस गोल है, आपको परफॉर्मेंस गोल्ड मेडल के लिए काम करना है, गोल्ड मेडल के लिए एक्सरसाइज करनी है, ऐसी एक्टिविटीज करनी है, उस कंडीशन में जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट आता है आपका एनाबॉलिक फेस। अब एनाबॉलिक फेस में भी दो चीजें सेटअप होती हैं, एक तो हमारा यहाँ पे प्रोटीन हो जाता है कम, प्राइमरी, दूसरा काम कार्ब्स हो जाता है सेकेंडरी। फैट यहाँ पे भी नहीं आता। ये वर्कआउट के बाद वाली कहानी है। अब वर्कआउट के बाद वाली कहानी में हमें क्या चाहिए, एक तो हमें अपने ग्लाइकोजन्स को रिप्लेनिश करना है। जो हमारे ग्लाइकोजन्स ब्रेक डाउन हुए हैं, ग्लाइकोजन्स हमारे डिप्लीट हुए हैं, एक तो उसको रिफिल करना है हमें, ताकि बॉडी रिकवरी को एग्जीक्यूट कर सके। तो हमें अपने ग्लाइकोजन को रिफिल करना है। दूसरी बात, हमें बॉडी में वो आइडियल अमाउंट ऑफ मसल प्रोटीन सिंथेसिस को मेंटेन कराने के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन को भी फीड करना है। क्योंकि अगर बॉडी में अमीनो एसिड्स ही नहीं होंगे, तो आपकी बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेगी, आपकी बॉडी रिकवरी कैसे करेगी? तो उसके लिए भी हमें सेटअप करना है। तो प्राइमरी बेसिस पे तो अपने को प्रोटीन चाहिए और सेकेंडरी बेसिस पे हमें कार्ब्स चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं।
एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि भैया हम अगर सिर्फ प्रोटीन लेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि भैया बिना कार्बोहाइड्रेट्स के तो फायदा ही नहीं है। दोनों कहानी समझा देता हूँ आपको, फिर आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो। जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हमें सिर्फ प्रोटीन चाहिए होता है पोस्ट वर्कआउट, कार्ब्स नहीं लेना है। वो ये कहता है कि अगर आप कार्ब्स लोगे तो कार्ब्स का जो इंडेक्स है, कार्ब्स का जो इंसुलिन इंडेक्स है वो हाई है। प्रोटीन भी आपके इंसुलिन को स्पाइक करता है बट कार्ब्स बहुत ज्यादा करता है। तो ये कहते हैं कि अगर आप कार्ब्स लोगे तो आपका ना इंसुलिन स्पाइक होना शुरू हो जाएगा पोस्ट वर्कआउट। और अगर आपका इंसुलिन स्पाइक हो गया तो कार्ब्स का मतलब जो इंसुलिन है वो भी एक पेप्टाइड है, और जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी एक पेप्टाइड है। दोनों ही पेप्टाइड क्लास के अंदर आते हैं, दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन। तो कहता है अगर आपका इंसुलिन ऊपर चला गया कार्ब्स लेने से, तो आपका जो जीएच है वो सप्रेस करता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये दोनों एक टाइम पे पीक नहीं कर सकते। अगर इंसुलिन आपका ऊपर जाएगा तो जीएच नीचे जाएगा। तो कहता है आप वर्कआउट के बाद जब कार्ब इनटेक करोगे आपका इंसुलिन हाई जाएगा और आपका जीएच सप्रेस करेगा उस समय पे। तो इससे बेटर है कि आप कार्ब्स लो ही ना, कहता सिर्फ आप प्रोटीन ले लो। प्रोटीन से आपका इंसुलिन लेवल हाई नहीं जाएगा बट आपके जो जीएच है वो पीक करेंगे। ये कहता है आपका ये स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि यार हमारी बॉडी में अभी ग्लाइकोजन डिप्लीटेड है। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन डिप्लीटेड है, और अगर आप ग्लाइकोजन रिफिल नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में जो बॉडी है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस पे आ सकती है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है ग्लाइकोजन को फुलफिल करना। तो कहता है कि जो आप प्रोटीन अकेला ले रहे हो वो आपकी बॉडी में आपके एनर्जी पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है। फिर आपके प्रोटीन, आपके अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होंगे और वो आपकी बॉडी में आपके ग्लाइकोजन को बैलेंस करने के काम करेंगे। ये भी हो सकता है। तो हमें क्यों करना है ऐसा काम? हम कार्ब्स भी दे देते हैं, प्रोटीन भी दे देते हैं, दोनों ही चीजें देते हैं, ग्लाइकोजन भी फुलफिल हो जाएगा, मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी हो जाएगा। और कहते हैं कि जो बात आप कर रहे हो ग्रोथ हार्मोन की, जीएच की, अब जीएच की चिंता आप लेने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि जीएच तो आप जब रात को सोते हो, डीप स्लीप में होते हो, वहां पे बेस्ट वो रिलीज होता है। तो रात को जब सोते हो आप, उस समय तो आप सोते टाइम तो कोई कार्ब्स नहीं खा रहा ना, सोते टाइम तो कुछ नहीं खा रहे हम। वहां पे तो हमारे इंसुलिन लेवल्स मेंटेन पे चलते हैं, मेंटेनेंस पे चलते हैं, तो आपका जीएच वहां पे पीक करेगा, एलिवेट होगा। तो जीएच की चिंता आप वैसे ही मत करो। तो यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट आते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा यूज करना है वो देख लेना। वैसे कार्ब्स प्लस प्रोटीन हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ ओनली प्रोटीन इन पोस्ट वर्कआउट। ठीक है, इवन बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं या एथलीट्स हैं वो यही करते हैं, जब वो अपने कार्ब्स इनटेक कम करे हुए होते हैं ना, कार्ब्स जब उनके लो भी चल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं ताकि उनकी वर्कआउट की जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस ना हो। जब उनके कार्ब्स लो चल रहे हैं तब भी वो क्या करते हैं, अपने एनर्जी वाले फेस में भी कार्ब्स रखते हैं। जैसे कार्ब्स मान लो उनका 80 ग्राम है टोटल, 80 ग्राम्स वो ले रहे हैं पूरे दिन के अंदर, तो क्या करते हैं एनर्जी फेस में रख देंगे 30 ग्राम्स, और आपका एनाबॉलिक फेस में भी वो 30 ग्राम रख देते हैं। ठीक है, और साथ में प्रोटीन, और बाकी पूरे दिन के अंदर वो सिर्फ 20 ग्राम्स कंज्यूम करते हैं। इससे क्या हुआ कि वर्कआउट अच्छा निकल गया, वर्कआउट बेटर हो गया, और उनको प्रॉब्लम भी नहीं आई। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं एथलीट्स। अब एनाबॉलिक फेज में मैंने आपको एक और चीज बताई थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या एनाबॉलिक फेज जो है ये कोई विंडो है क्या, कि मतलब अगर पोस्ट वर्कआउट में नहीं लेंगे, अगर हम पोस्ट वर्कआउट में नहीं लेंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी? विवेक क्या कह रहे हैं, आफ्टर वर्कआउट ओनली प्रोटीन कटिंग फेज। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मान लो अगर आप वही अभी एग्जांपल दिया मैंने जो 80 ग्राम्स वाला, अगर वो वाला आप करके चल रहे हो, वर्कआउट से पहले 30 ग्राम्स ले रहे हो, वर्कआउट के बाद 30 ग्राम्स ले रहे हो, ठीक है, 30-30 ग्राम हो गया। बचा कितना, 20 ग्राम, पूरे दिन के अंदर 20 ग्राम खा रहे हो। ये भी तो हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो एनाबॉलिक फेस में क्वेश्चन आता है कि क्या कोई एनाबॉलिक विंडो नाम की चीज होती है क्या पोस्ट वर्कआउट? अगर हम प्रोटीन थोड़ा लेट लेंगे, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद लेंगे, तो क्या रिजल्ट्स हमारे मिनिमाइज हो जाएंगे? क्या 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 उससे हमें फायदा मिलेगा, या फिर हमें वर्कआउट के बाद ही प्रोटीन लेना जरूरी है? क्या लगता है आपको?
या आप ये मानते हो कि नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटीन पूरे दिन के अंदर बैलेंस होना चाहिए बस? या आप ये मानते हो कि वर्कआउट के बाद में जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, वहां पे देना जरूरी है? चलो एक आंसर आया कि पोस्ट वर्कआउट जो है वो देना जरूरी है, क्योंकि वहां पे बॉडी की डिमांड भी बढ़ी हुई है, आपने अभी भी रिक्वायरमेंट की, आपने अभी एक्टिविटी बहुत ज्यादा की है। हाँ रिक्वायरमेंट्स है। और दूसरी बात एक और चीज है यहाँ पे, जो आपका एमपीएस लेवल होता है ना, मसल प्रोटीन सिंथेसिस लेवल, अगर टाइम के हिसाब से देखें तो आने वाले 5 घंटे में ना, जैसे मान लो ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, और यहाँ पे मसल प्रोटीन सिंथेसिस का लेवल है, ये 100% है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे 80, 90, 60 ऐसे मान लो। तो कहता है कि वर्कआउट करने के टाइम, वर्कआउट करने के बाद तो आपके एमपीएस लेवल डाउन पे जाते हैं, बट आने वाले 5 घंटे में वो पीक करते हैं, टॉप लेवल पे जाते हैं। मतलब आने वाले 4 से 5 घंटे में आपकी बॉडी मैक्सिमम मसल प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली है। अगर, और वो तभी करेगी जब अवेलेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन बॉडी में होंगे, ठीक है ना, जब अवेलेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन बॉडी में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट के बाद भी। अगर नहीं करते हैं, अगर ये सोचते हैं कि यार क्या ही फर्क पड़ता है, प्रोटीन तो बाद में ले लेंगे, टोटल दिन के अंदर मैटर करता है प्रोटीन, अगर हम ये समझ लेंगे, जैसे मान लो मैंने सुबह 5 बजे वर्कआउट किया, या मैंने सुबह 6 बजे वर्कआउट किया, मैं ये मान रहा हूँ कि यार क्या ही फर्क पड़ता है, 100 ग्राम मेरी प्रोटीन इंटेक है, छोड़ो अभी क्या लेना है, शाम को लेंगे 4 बजे, क्योंकि पूरे प्रोटीन इंटेक ही मैटर करता है ना। तो इसलिए अभी नहीं लेता हूँ मैं, अभी सिर्फ कार्ब्स ले लेता हूँ या फैट ले लेता हूँ, प्रोटीन में शाम को लूंगा 70, 80 ग्राम, और एक मैं डिनर में लूंगा 20, 30 ग्राम, और 100 ग्राम हो जाएगा पूरा। क्या ये जो मैंने अभी चीज बताई है ये अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए, रिकवरी के लिए, मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग तो आपको आजकल ये कहते हुए दिख जाएंगे कि आपका पूरे दिन का मैटर करता है सर, ये नहीं मैटर करता कि पोस्ट वर्कआउट में आप लो या ना लो, बहुत सारे लोग देखेंगे आपको बोलते हुए, बट रियलिटी कुछ और है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस लेवल जो है वो 4 से 5 घंटे में बाद आपके वर्कआउट के बाद पीक करने वाले हैं, टॉप लेवल पे जाएंगे वो, सबसे बेस्ट पे, जहाँ पे आपकी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगी बॉडी में। अगर वहां तक ये बॉडी में अवेलेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं होगा, तो मसल बिल्डिंग कितनी हो जाएगी, रिकवरी कितनी अच्छी होगी, आप इतने डिले कर रहे हो रिकवरी को और ज्यादा, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो भी हमें वहां पे क्लियर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब हमने एक्सरसाइज की हुई है तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हमने दिया है, एक्सरसाइज की हुई है, डैमेज दिया हुआ है। तो इस डैमेज के हिसाब से जो रिस्पॉन्स बॉडी में हिट करने वाला है, रिस्पॉन्स मतलब जो हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होगा, हाइपोथैलेमस बोलेगा बॉडी को कि भैया इतना ज्यादा डैमेज हो गया है हमारी बॉडी में, अब हमें भूख लग रही है, हमें जल्दी से जल्दी एनर्जी चाहिए, जल्दी से जल्दी प्रोटीन दो आप। इसलिए आप देखते हो जब आप अच्छा एक्सरसाइज करते हो ना, जब अच्छा मसल डैमेज आप करते हो, अच्छा इंटेंसिटी से वर्कआउट करते हो, आपको भूख भी ज्यादा लगती है वर्कआउट के बाद, ग्रेलिन की सिक्रीशन ज्यादा होती है, मीन्स हमारी बॉडी नेचुरली हमें मैसेज कर रही है कि भैया हमें जरूरत है अभी। और अगर आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो कि भाई चल क्या ही खाना, शाम 100 ग्राम तो खाना है पूरे दिन के अंदर, तो शाम को ही खा लूंगा सीधा 50 ग्राम, तो वो अच्छी बात नहीं है। उससे आपकी मसल रिकवरी हैम्पर होगी, उससे आपका प्रोटीन सिंथेसिस हैम्पर होगा। भले ही आप इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो पूरे दिन का, 100 ग्राम 100 ग्राम, वैसे भी 100 ग्राम ले रहे हो इस तरीके से, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर समझे, वैसे ही अगर 100 ग्राम ले रहे हो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर समझे, कौन से कॉन्टेक्स्ट में आपकी बॉडी बेटर रिस्पॉन्स करेगी, जब आप पोस्ट वर्कआउट रखोगे तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट में आपकी बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी भी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इंसुलिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी में जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है, तो आपके इंसुलिन लेवल डाउनफॉल में जा रहे हैं, ग्लाइसीमिया लेवल नॉर्मल टू लो जा रहा है, तो आपकी बॉडी की वहां पे डिमांड है ज्यादा आपके ग्लूकोज की, क्योंकि आपकी बॉडी वहां क्या करना चाहती है, आपके इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन करना चाहती है। तो जब आप वर्कआउट करते हैं उसके बाद भी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है, इंसुलिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी, वो भी 600% तक बढ़ी हुई होती है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज अपटेक कर सकते हो, मतलब जितना
वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सकती है, आपके ब्लड को ट्रांसलोकेशन कर सकती है, आपके ग्लाइकोजन्स के अंदर स्टोर कर सकती है ना, वो सबसे ज्यादा पीक पे तभी होता है जब वर्कआउट के बाद भी आप होते हो। समझ में आ गई बात? वहां पे आपके रिसेप्टर की सेंसिटिविटी भी ज्यादा है क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पे, और प्रोटीन सिंथेसिस के चांसेस भी ज्यादा होंगे क्योंकि आप अगर वहां पे देते हो तो आपकी बॉडी में जल्दी से जल्दी उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और आपके आने वाले 4 से 5 घंटे के अंदर मैं एमपीएस लेवल भी टॉप नॉच लेवल पे रहेगा। तो इसलिए पोस्ट वर्कआउट हमें बैलेंस करना जरूरी है कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को। ऑप्शन कुछ भी ले लो, डेट्स प्लस वे प्रोटीन, वाइट ब्रेड प्लस प्रोटीन, ऑप्शंस मल्टीपल हैं आपके पास। ठीक है। लास्ट फेज है आपका ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज एक ऐसा फेज है जो सबसे बड़ा फेज है, मैंने आपको बताया भी था। अब इसमें आती है आपकी मेजर मील्स। एनाबॉलिक्स और एनर्जी फेज में आपकी मेजर मील्स नहीं आती, उसमें माइनर मील्स आती हैं। अब इन मेजर मील्स में ध्यान रखना, यहाँ पे आप फैट भी इंक्लूड कर देते हो, ठीक है, जो कि आपके एनर्जी एंड एनाबॉलिक फेज में नहीं आया था। सेकेंडली यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, ऐसी चीजें भी आ जाएंगी। तीसरा, आपके ऐसे प्रोटीन भी आ जाएंगे जो हम उस समय पे नहीं ले रहे थे, जैसे हमने पनीर की बात करी या केसीन प्रोटीन की बात करी। तो केसीन वगैरह हम वहाँ नहीं ले रहे थे, मैंने बताया था दूध वगैरह नहीं लेना है क्योंकि वो आपका स्लो डाइजेस्टिव है, वो आपके एब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करेगा। हमने बोला केसीन वगैरह नहीं लेना है, दूध वगैरह पनीर वगैरह ये सब चीजें नहीं लेनी है। बट जो आपकी मेजर मील्स है, ग्रोथ फेस वाली मील है भैया, यहाँ पे सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। यहाँ पे फैट भी आ जाएगा, फाइबर भी आ जाएगा, ये सीड वाला प्रोटीन भी ले सकते हैं, नॉर्मल जो आपका बाकी चिकन मीट वगैरह है वो ले सकते हो। तो ये हमें सारी कॉम्प्लेक्स आइटम्स आ जाएंगी बेसिकली, जो आपकी नॉर्मल मील होती है घर के अंदर जो हम खाते हैं, जैसे चपाती है, पनीर की सब्जी हो गई, दाल भी है साथ में, इस तरीके की जो मील हो गई। इसमें आपका फैट भी आ गया, इसमें प्रोटीन भी आ गया, इसमें आपका कार्ब्स भी आ गया, इसमें फाइबर भी आ गए। तो ये वाली जो मील है ये मेजर मील कहेंगे हम इसको, और ये ग्रोथ फेज में आती है। जैसे शाम को पोस्ट वर्कआउट आपने लिया, पोस्ट वर्कआउट में आपने डेट्स लिया, वे प्रोटीन ले लिया, अब शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास, और फिर रात के 8 बजे 9 बजे आपने डिनर लिया और आप फिर सो गए। तो ये हो गया ग्रोथ फेज। सुबह आप जो ब्रेकफास्ट करोगे वो भी ग्रोथ फेज का ही पार्ट होगा। उसके बाद लंच भी जो करोगे वो भी ग्रोथ फेज का पार्ट होगा। उसके बाद लंच के बाद जो आने वाली 2-3 बजे की आपकी 2-3 बजे आपका एनर्जी फेज आ जाएगा, फिर वहां पे आप एनर्जी फेज वाली चीजें सेटअप करोगे। बात क्लियर होगी? फैट आपके एनाबॉलिक फेस में नहीं आएंगे, ग्रोथ फेस में आएंगे, ग्रोथ फेस में। ठीक है, अगर मैं टाइमिंग के हिसाब से देखूं, देखो यहाँ पे अगर मैं टाइमिंग के हिसाब से बता दूं, अगर मान लो मेरा 5 से लेके 6 बजे तक का वर्कआउट है, 5 to 6 PM का वर्कआउट है मेरा, ठीक है, तो इसके बाद जो पोस्ट वर्कआउट है ना, पोस्ट वर्कआउट, ये मेरा एनाबॉलिक फेस है, ए बी है, ए पी सॉरी, एनाबॉलिक फेस है, यहाँ पे आप नहीं लोगे फैट, नो फैट्स। बट इसके बाद जो ग्रोथ फेज आने वाला है, जो कि आपका 8-9 बजे जो भी आप लोगे, वो आप जो आपका डिनर है बेसिकली, ये आपका ग्रोथ फेज का पार्ट आ गया। ठीक है, जीपी, यहाँ पे फैट इंक्लूडेड है, यहाँ पे फैट इंक्लूडेड है। इसके बाद आप रात को सो जाओगे, फिर आप सुबह ब्रेकफास्ट करोगे, ब्रेकफास्ट किसका पार्ट है? अगेन ग्रोथ फेज का पार्ट है, यहाँ पे भी फैट इंक्लूडेड है। फिर इसके बाद आप लंच लोगे, ये भी आपका ग्रोथ फेज का पार्ट है, यहाँ पे भी इंक्लूडेड है। समझ गए? इसके बाद आपका आ जाएगा एनर्जी फेज, जो कि 3-4 बजे आ जाएगा। एनर्जी फेज यहाँ पे फैट नहीं होगा इंक्लूड, फैट नो हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कार्ब्स एंड प्रोटीन रहेगा। बात क्लियर होगी अब? ये सुबह मान लो आपका 8 बजे है, 8 AM है, 8 AM, ये आपका है लंच अराउंड 12 to 1 PM है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा।
ठीक है, अब ये कहता है न्यूट्रिएंट टाइमिंग सिस्टम को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम एनटीएस को यूज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या फायदे दिखेंगे। एनटीएस को अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें क्या फायदे दिखेंगे, देखो एक तो हमारी नॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी ऐसी है। ठीक है, अगर हम न्यूटन टाइमिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनर्जी फेज में हम गए टॉप पे। अगर सॉरी, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा जो नॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो मेंटेन रहेगा। अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस फेज में आ जाते हैं, कभी कभी हमारा पीक करेगा इंसुलिन, कभी बहुत नीचे आ जाएगा, कभी टॉप पे जाएगा। ये ठीक नहीं है हमारी बॉडी के लिए। तो ये जो आपको डार्क लाइन दिख रही है ना, वो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी है, और वो तभी अच्छे से काम करेगी जब हम एनटीएस का यूज कर रहे हैं, मतलब न्यूटन टाइमिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हम इस चीज को ध्यान में रख के नहीं चल रहे हैं तो हम किसी भी टाइम कुछ भी खाते रहेंगे तो हमारा वर्कआउट भी इफेक्ट होता रहेगा उससे, है ना, वर्कआउट भी इफेक्ट होता रहेगा और हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी मेंटेन नहीं रहेगी। तो इसलिए एनटीएस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें यूज करना चाहिए अपने पूरे दिन के अंदर। ठीक है, बाकी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्या रीजन है उसके पीछे, उसको यूज करने के पीछे।